73-74 में हमने कम से कम 30 इंटरव्यू दिए लेक्चरर का। केएम कॉलेज से एमए करने के बाद अब समस्या आई नौकरी की। 300 रुपये में होता क्या है जी। तो एक दिन मन में आया कि सुसाइड कर लिया जाए। मैं गुस्साता हूँ तो अगर बोलता हूँ। 2000 में हमने वो प्रोग्राम किया किरोड़ीमल कॉलेज में, 10,000 की भीड़ ओपन ग्राउंड में। सरस्वती कॉलेज जो मॉर्निंग था वो लिटरली सबको मालूम है यूनिवर्सिटी में कि वो मिनी जेएनयू था, सब मालूम था। यस, जब आप प्रिंसिपल बने तो अलुमनाई मीट करके अमिताभ बच्चन जैसे लोगों को आपने अवार्ड दिया, ये क्या था? जो जीन्स पहन के आते थे, स्लीपर पहनते थे, सिगरेट पीते थे, उन्होंने छोड़ा। दिलुस्ट्री का जो फी है ना, वो अभी भी मोरलेस वही है जो कि 50 साल पहले था। मैं भी तो जेएनयू से आया था, मैं कहाँ डरने वाला था। आप क्यों नहीं किसी स्टेट के गवर्नर बन जाते? सही बात बताइए, उस आपके जो बर्थडे में जो स्लोगन था बाबा इज बैक, ये बाबा इज बैक क्या होता है? दोस्तों, सबसे बड़ी चीज मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि ये पूरी पॉडकास्ट को आपको क्यों देखना चाहिए। जो कई फेजेस में बैठे हुए हैं, आप किताब से सीखते हो, वो काल्पनिक हो सकता है, लेकिन भीमसेन सिंह भैया की जो कहानी है, ये सच्चाई है, ये बुनियाद है। आप अपने आप को आत्महत्या से बचाना चाहते हो, कैंसर जैसी बीमारी से फाइट करके, ये नहीं कि कैंसर हो, कैंसर जैसे किसी भी तरह की बीमारी हो, फाइट करके फिर से अपने वजूद के लिए लड़ना चाहते हो। हर पल पल उस ईश्वर पे विश्वास करना चाहते हो कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ के रखा है। तो इस पूरे पॉडकास्ट को देखना। कई बार पॉडकास्ट के दौरान इनकी आवाज भरभरा गई और आंखों से आंसू आ गए। किसी की जिंदगी से सीखना हो और अपनी जिंदगी में लड़ने की तैयारी करना हो तो ये पॉडकास्ट आपके जीवन को बदल देगा। अब हम चलते हैं भीमसेन भैया की कहानी के लिए, पूरा जरूर देखना। तो भैया नमस्कार, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। भैया एक छोटा सा सवाल पूछिए। मैं भगवान को, शिव को बड़ा ही धन्यवाद दूंगा कि आपसे इस तरह से बात करने का मौका मिला। भैया एक बात बताइए, बचपन की कुछ चीज याद हो बताइए कि आप बिहार से आरा डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए, तो मुझे जरूर पता होगा कि गांव में पीपल के पेड़ के पीछे ब्रिज होगा, बोरियां लेके जाता हूँ, स्कूल चले, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बेटा, तूने अभी जो मेरा परिचय दिया था तो मुझे इतना भावुक बना दिया, आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू आ गए। और मैं परेशान हूँ, कहाँ से शुरू करूँ इस सवाल का जवाब, कहाँ से शुरू करूँ, और बाकी तो चलेगा। लेकिन शुरू करने का जब याद है, अभी मेरी उम्र है 78, मैं 78 साल का युवा हूँ। 78 साल का युवा हूँ, ये लेसन है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि मैं 60 साल के होना, रिटायरमेंट है। आगे बताइए भैया। हाँ, और ऐसी युवा हूँ जितनी शक्ति ऊर्जा हमें आज है, शायद मैं जब वाकई में जब विवाह था तो नहीं था। वो मैंने मंडपम हाउस पे देखा था। आपने देखा है, बिना खाए पिए। हाँ। आपने देखा है। मैं जब पैदा हुआ, एक गरीब किसान परिवार में पैदा हुआ। जब आंखें खुली समाज के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर, तो देखा कि मेरे सामने मेरा जो पिता था वो गेरुआ वस्त्रधारी था, सन्यासी था मेरा बाप। और माँ तो देवी थी हमारी, अनपढ़, दोनों ही अनपढ़ थे, लेकिन ज्ञानी थे। अनपढ़ थे लेकिन ज्ञानी तो इतने अधिक थे कि मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया। ज्ञानी तो ऐसे थे। फिर क्या हुआ कि वही बता रहा हूँ, थोड़ा हमें समय दीजिए, क्योंकि मेरे लिए जरूरी है ताकि ये सब तक पहुंचे। मैं सनातनी हूँ क्योंकि सनातनी परिवार में पैदा हुआ, जब बताया आपको मैंने अभी। और मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में पैदा हुआ तमाम हिंदुस्तानी सनातनी रहा है। भैया आपने कहा कि अंकल एंड आंटी दोनों ही, चाचा और चाची दोनों, एक सनातनी बोले तो एक
आपने उनको गेरुआ वस्त्र में देखा, तो इसका कोई सनातन में रिलेशन से या उनके जो प्रारब्ध रहे हैं, उनके जो व्यवहार रहे हैं, वो किस तरह का रहे हैं? इज इट लाइक अ सनातन और समथिंग लाइक दैट? सनातन की जब बात हम करते हैं तो इसके दो पक्ष हैं। एक तो सनातन जो हम पढ़ाते हैं लोगों को, एक वे जो अनपढ़ लोग समझते थे कि सनातन क्या होता है, उनके व्यवहार में वो सनातन का भाव प्रदर्शित होता था, उनका बिहेवियर होता था जो हमारे माँ बाप पिताजी में था, जो धर्म पर आधारित था, सोच विचार कर्म सब कुछ था और धार्मिक था। वही हमारे लिए आज सनातन ही नजर आता है। सनातन कुछ और नहीं है, सनातन कुछ नहीं है, एक जीवन पद्धति है जो शुरू से रहा है, आदिकाल से रहा है, जिसको वेदों ने रूप दिया, आगे गीता पुराण सब ने एक रूप दिया। वो सनातन आज हम पढ़ते पढ़ाते हैं। भैया, आपकी नजर में इस सनातन का मतलब क्या है? मेरा मतलब सनातन का वो है जो मुझे माँ बाप ने पढ़ाया था। वो क्या है? वो था कि बेटा तुम्हारा सारे अपने हैं, चाहे गांव में रहने वाले रहीम चाचा हों, चाहे रहने वाला गांव में कोई भी हमारा हरिजन नाम नहीं लूंगा, जो भी गांव का दलित रहा हो, मुसलमान रहा हो, गरीब रहा हो, वो सब तुम्हारा अपना है। और इसीलिए मेरे माँ से झगड़ा होता था। मैं माँ से पूछता था कि तुम जाती हो माँ काली के मंदिर में, तू कहती हो, मैं साथ जाता था बच्चा होने के नाते, बोलती कि हे देवी तुम सबका भला करो। तो मैं माँ से झगड़ा करता था कि सबका करो, हमारा क्यों भला होगा माँ? तो बोलती थी माँ, अरे तुम भी तो सबके नहीं हो। अरे बच्चे का दिमाग में इतनी मैच्योरिटी कहाँ होती थी? वो तो अपना देखता था। अब माँ तो मैच्योर थी, वो तो सनातनी, सबके भला में अपने बच्चे का भला भी देखती थी। तो माँ से मांगती थी, हम लोग काली के भक्त हैं, हमारी कुल देवी काली हैं, तो बचपन से तो वही देखा वही सुना। अब पिता को तो देखा गेरुआ वस्त्र में देखा ही था, रामायण करना, कथा सुनाना, पूजा पाठ करना, तो यही सनातन मेरा था। बाद में जब पढ़ने लगा, पढ़ाने लगा, तब देखा सनातन क्या है। सनातन वही मूल सनातन है जो हिंदुस्तान के जो वाकई जो हिंदुस्तानी है, उनकी जो सभ्यता संस्कृति है, उसमें ही भाव पला हुआ है, जो बाद में सनातन के रूप में वेदों से पहले का ही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, भैया का कहना था वासुदेव कुटुंबकम, सनातन यही है। लेकिन मैं यहीं तक नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये प्रोफेसर रहे हैं करोड़ीमल कॉलेज में, और इनकी जर्नी जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आप देखेंगे। बिहार से आकर के दिल्ली में सत्यवती कॉलेज का प्रिंसिपल बनना इवनिंग का, जहाँ पे स्कूल कॉलेज के बच्चे ही प्रिंसिपल को कितना सुनते थे ये बहुत डाउटफुल था। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूनियन और बहुत सारे चीज़ का दबदबा, और सत्यवती कॉलेज का रेपुटेशन आपने सुना होगा। बाद में जिस कॉलेज में पढ़े उसी कॉलेज में ये प्रिंसिपल बन के निकले। इतने बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी हैं। लेकिन मैं यहाँ फिर से सर से क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि एजुकेशन से कनेक्टेड है। एडटेक आज नाम सुना है, लेकिन एजुकेशन को रीडिफाइन करके चीज़ों को करना। माँ हमेशा कहती थी कि मट्ठे में ताकत नहीं कि मक्खन को नीचे दबा के रखे। यहाँ बात सनातन की होती है, तो मेरे नज़दीक है काफ़ी दिल से। सनातन और हिंदुत्व में क्या संबंध है? ये तो जब देखोगे व्यवहार में तो कोई अंतर नहीं है। सनातन हिंदू तो जीवन पद्धति, सनातन भी जीवन पद्धति, आधार वैश्विक ब्रह्म वसुधैव ही कुटुंबकम लेकर जब हम चलते हैं तो उसमें सब चीजें मिल जाती हैं। कहाँ लाइन ड्रॉ करोगे ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। हिंदुत्व एंड सनातन क्या एक ही है या थोड़ा सा अंतर? नहीं, मेरे लिए एकदम एक ही है, कोई अंतर नहीं है। अंतर तो यहाँ कर दिया गया है। बहुत से कारण होते हैं जिन्होंने अंतर किया है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। बताइए। हाँ, हिंदुस्तान में इस पर लंबा बताइएगा। हाँ चलिए। और ये थोड़ा सा आप सुनिएगा इनकी बातों को, क्योंकि 78 साल का अनुभव है और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लिया गया अनुभव नहीं है, ये जीवन में खपा करके लिया गया है। आज हिंदुस्तान में मेरा मानना है कि जो भी व्यक्ति है, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, राइट, वास्तविक में तो सनातनी ही है।
उसकी दिनचर्या यही रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, मैंने अभी जो कहा इसको मैं थोड़ा सा और एलाबोरेट कर दूं कि असल जो शिक्षा है, चाहे पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया, प्रिंसिपल हुआ, फिर यहाँ से मैं JNU में चला गया, इन सबों से जो असल जो शिक्षा मिली है, जो असल जो विश्वविद्यालय था, मेरी माँ का गोद था, मेरी माँ का कोख था जहां मैं पैदा हुआ था। मनु जब माँ के कोख में था तो उसने कोख में पढ़ लिया था कि तोड़ेंगे, 6 गेट तो तोड़ेंगे, 7वां में वो बाहर आ गया था। तब भी हमने कहा था मैं सपना देख लूंगा। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि माँ का कोख जो होता है ना, बाप का गोद जो होता है ना, वो किसी भी ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, पटना, दिल्ली और JNU से गजब की शिक्षा वहाँ मिलती है। वो शिक्षा हमारी वो सनातन हिंदू संस्कृति कल्चर पर ही आधारित है। ये बहुत बड़ा एक बात भैया ने कहा, और ये मॉडर्न मदर के लिए बहुत बड़ी चीजें हैं कि जब माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो माँ के विचार बच्चे के विचार में आते हैं, और बाप का गोदी ये बताता है कि भविष्य में बच्चा क्या करेगा। शायद यंग जनरेशन में वो मिसिंग है, इसलिए डिप्रेशन के शिकार कुछ ज़्यादा हो रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, लेकिन अनुभव की बातें बता रहा हूँ। भाई एक बात बताइए, गांव में आपने पढ़ाई करी प्राइमरी स्कूल तक, प्राथमिक विद्यालय कुछ कहते होंगे, उसका 10वीं तक। बट पहले प्राथमिक होगी, फिर सेकेंडरी, फिर हायर सेकेंडरी। ये जो बातें बड़ी प्रोवोकेटिव हैं, आई एम बीइंग प्रोवोक्ड। लेकिन आजाद भारत में पैदा जरूर हुआ। आजाद भारत में पैदा हुआ 49 में, राइट। और आजाद भारत में जिंदगी अब तक जी रहा हूँ, 78 साल का हो गया। इस बीच में मैंने आजादी के पहले, अपने बर्थ के पहले का भी इतिहास पढ़ा, क्योंकि इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ। वो काल एंशिएंट मुगल मेडिवल से लेकर होते हुए आते आते अंग्रेज, ये सब, फिर आजादी की लड़ाई, और अब आजाद भारत में भारत, यदि मैं कहूँ तो आजादी तो मिली थी। मैं इतिहास के विद्यार्थी भी हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ। कहीं डिबेट होगा तो मैं चाहता हूँ डिबेट भी कभी खुल कर हो। हम आजाद कभी नहीं हुए, हम मानसिक गुलामी में बराबर रहे। आजादी तो मिली, वो फिजिकल आजादी थी। आजादी के बाद में आजाद नहीं रहे, हम मानसिक गुलामी की तासीर से जूझते रहे। मेरे साथ में, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, और इससे अंदाजा लगाता हूँ कि मेरे साथ जो लोग होगा वो भी इसी मानसिकता से ग्रसित होगा, इसी त्रासदी से ग्रसित होगा। इसलिए मैं जरा ही बात करूँ कि आजाद हम कभी नहीं हुए, क्योंकि जब होश हुआ तो अंग्रेजी पढ़ो तब नौकरी मिलेगी, मार्क्सवाद पढ़ो तब नौकरी मिलेगी, वामपंथी विचारधारा के बन जाओ तब नौकरी मिलेगी। पटना पढ़ जाओगे वहां वामपंथी मिलेंगे, DU जाओ वहां वामपंथी मिलेंगे, JNU जाओ। मतलब इस तरह से घेराव किया गया था दिमाग का, तो कभी हम गुलाम से ऊपर आए नहीं। हम मानसिक, हम दास्ता की हम गुलामी झेलते रहे। मन की बात कहे नहीं, पूजा पाठ करे नहीं, भगवान की बात कहीं करे नहीं, वेद की बात कहीं करे नहीं। करोगे तो आप तो रूढ़िवादी हो, करोगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसे माहौल में हम आजादी कोई एग्जांपल है जब पटना यूनिवर्सिटी में गए तो कोई प्रोफेसर मिले हो जिसने कम्युनिज्म? अरे भाई, मैं तो बता रहा कि मैं तो माँ की गोद में पढ़ा। जब मैं पढ़ने आया, मैं गांव में टाट समझते हो, बोरा, वहां पर हम जो पढ़ते थे, हम लोग, आजाद भारत में छत नहीं था हमको पढ़ने के लिए स्कूल में। हम लोग बैठते थे टाट पर बैठते। आजाद भारत, हम आजाद हो गए थे, हम आजाद थे। ऐसी आजादी पढ़ोगे टाट पर, आप फिर पढ़ते पढ़ते कैसे गाँव पटना पहुंच जाओगे, जो मेरे लिए अमेरिका था उस समय। गांव से टाट की पढ़ाई से शुरू करके पैदल चल करके 20 किलोमीटर ट्रेन पकड़ना, और फिर आरा से फिर पटना जाना, और पटना में पढ़ने जाना, और जाते ही क्लास में पहला इनकाउंटर टीचर के साथ, मार्क्सवादी टीचर। हमने नहीं मार्क्स होता क्या है, तो मुझे पता नहीं था मार्क्सवादी होते क्या है, मुझे नहीं पढ़ाया गया था। माँ की गोद में, कोख में मैंने नहीं सीखा था कि मार्क्सवादी भी कोई चीज होते हैं। ये सब हुए, सब बाद में हुए हैं। बाद में मैंने अनुभव किया,
ये सब बात की, ये घटनाक्रम है मार्क्सवादी, ये सब कौन कौन आ गई, तो बात की बातें हैं। शुरू में ये सब नहीं था। तो मैं जब पटना आया, क्लास में पहला इनकाउंटर, टीचर बोलता है हिंदू जार बास्टर्स। अंग्रेजी जाती नहीं थी। पूछा अपने पड़ोसी से बगल के विद्यार्थी से, वो भी छपरा गया था, बेटा भाई ये बास्टर्ड क्या होता है? तो मुझे इशारा किया, चुप रहो और मत पूछो, तो मारेगा। मतलब इशारा, मतलब उसका भाव यही था। तो क्लास के बाहर बात करेंगे। तो क्लास के बाहर पूछा यार ये बास्टर्ड क्या होता है? तो बोला बास्टर्ड दोगले होते हैं। हम ये दोगला घर था हिंदुओं को। फड़फड़ा गया। नेक्स्ट क्लास दूसरे दिन फिर डीएन झा साहब, उनका नाम था, झा साहब आए, पाइप पीते थे। ये संस्कार देखो टीचर का कि 66 में मैं जब पटना पढ़ने आया तो क्लास में वो पाइप पीता था, जो अलग परेशानी की दिमाग में था कि टीचर क्या पी रहा है। हम तो कुछ सीखने पढ़ने आए हैं ना पटना गांव से। तो कहता है वेदों में लिखा है कि गाय हिंदू गाय का मांस खाते थे। फिर कहाँ रुकना था, हाथ उठा दिया और साहब जो है पाइप पीते हुए घूम रहे क्लास में। हाथ उठा दिया मतलब उनके ऊपर उठाया, हवा में? नहीं कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है। इतना तो था कि संस्कार भी था वही कि कुछ बोला नहीं, हाथे उठाया। ठीक है। हाथ मारने वाला नहीं, अच्छा, कुछ पूछने वाला। ठीक है। कि गुरुजी स्कूल में होते थे, ये तो प्रोफेसर साहब थे। तो उन्होंने डांट दिया। ऐसा देखा कि मैं डर गया और मैं चुप हो गया। क्लास खत्म हो गई। उसी से झगड़ा शुरू हुआ। और ये सारे वामपंथी विचारक थे, इतिहासकार थे, जिन्होंने हिंदुस्तान की शिक्षा को मॉडर्न टाइम्स की बात हम करें, दुनिया को दिखाने के लिए कहें, या जो एक्चुअली हुआ, इन्होंने मॉडर्नाइजेशन दिया हिंदुस्तान के लोगों को। क्या पढ़ाया? यही पढ़ाया। अब क्वेश्चन ये है भैया, आप जब पटना से दिल्ली आए, पढ़ाई करने के लिए आए, तो उस समय जो वहां पे नक्सलवाद था बिहार में था, या जातवाद बोल दीजिए, जातवाद था कि अगर आप राजपूत हैं तो इसका मतलब आप बड़े हैं, आप रिच हैं, आप सताने वाले हैं, आप लोगों को सताते हैं, आप लोगों को, मतलब चूंकि फिल्म की भी बड़ी भूमिका रही है कि अगर ठाकुर है तो इसका मतलब आप रेपिस्ट है। हाँ, ठाकुर है इसका मतलब रेपिस्ट है। ठाकुर है मतलब लोगों को आप सताते हैं। ठाकुर है इसका मतलब आप लोगों को पकड़ के मारते हैं, पीटते हैं। लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं थी। जब वहां से आप पटना से दिल्ली आए तो कई घर वालों को ये भी था कि इसको जल्दी से दिल्ली भेजो, कहीं ऐसा ना हो कि गांव में मारकाट में लग जाए, चीजें में इसके करियर खराब हो जाए। ऐसी कुछ बात नहीं, ऐसी बात नहीं थी, बस इसके उलट बात थी। मैं तो रोते हुए गाँव गया। अच्छा। माँ के गोद में गिरा और कहा मुझे दिल्ली पढ़ने भेज दो। यहाँ मैं रहूंगा पटना यूनिवर्सिटी में तो मुझे फेल कर देगा लोग। अच्छा, वो चूंकि आपने वो सामंतवाद वाली वहाँ वो बात और सामंतवाद और मार्क्सवाद और ये चूंकि, और चूंकि मुझे मालूम था कि मुझे फेल करेगा, हुआ भी, रिजल्ट खराब किया गया। अच्छा। तो माँ से कहा कि मुझे भेजो, यहाँ तो लोग मुझे फेल कर देगा। तो माँ ने किसका पैसा लेकर आई, 5,000 रुपये लेकर आई। रात को वो कौन था वो जो दिया, वो वहाँ के जमींदार थे, बहुत बड़े गाँव के राजपूत थे, उनके पैसा लिया गया, मान उतार लिया और कंगन की भी रखा। और हम लेकर पढ़ने पटना आए। तो यहाँ भिड़ंत हो गया, वही जो भी बता रहा था मार्क्स जो, और टीचरों से भिड़ंत हो गया। करियर खराब होना ही था। कौन से कॉलेज? पटना कॉलेज उस समय इंडिया का, एशिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज था वो, एशिया का। पटना यूनिवर्सिटी, पटना कॉलेज। उसमें कैम्ब्रिज एक्सपर्ट से बढ़कर था वो पटना को। वहाँ हमने एडमिशन लिया। हम पढ़ने बच्चे थे, स्कूल अच्छा मार्क्स आया था। वहाँ मिंटो हॉस्टल में थे। मिंटो गवर्नर था, उसके नाम पर वो ब्रिटिश टाइम में उसके नाम पर वो हॉस्टल बना था। एनीवे, तो कट इट शॉर्ट, कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं जब यहाँ आया, दिल्ली की बात पढ़ने आया, वहां से डर करके आया। अच्छा। भागो उनके आतंक से। और इस संयोग देखो कि जब मैं यहाँ पढ़ने आया 70 में एडमिशन लिया किरोड़ीमल कॉलेज में। पहली बार दिल्ली आया, यही एडमिशन मिला।
और तुरंत 6 महीने बाद में सारा का सारा जो लोड था पटना वाला इतिहासकारों का सब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आर एस शर्मा, रामचंद्र शर्मा जो विश्वविख्यात हिस्टोरियन थे, मार्क्सवादी थे, वो जो पटना यूनिवर्सिटी के हेड थे, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हेड बनकर आ गए, डीएन से यहाँ आ गए, शुक्ला सारे के सारे यहाँ आ गए। हमने कहा कि अब तो बेटा नौकरी तो मिलनी नहीं, अब तो एक मिनट ऐसा था कि मार्क्सवाद से पढ़े तो नौकरी मिलेगी। हाँ, नेचुरली भाई, सिलेबस वही, टीचर वही, पढ़ने वाला ही, एग्जामिन करने वाला ही, नौकरी देने वाला वही, तो किसको नौकरी किसको मिलेगा? फिर आगे जो बता रहे बताइए। तो हमने कहा बाप रे बाप, मैं आ कहाँ गया हो, इससे अच्छा पटना ही था, लेकिन वो तो आ चुका था। और केएम कॉलेज से मैंने एमए किया, बहुत अच्छा मार्क्स आया। फिर मैं चला गया जीएनयू। हमने 73-74 में हमने कम से कम 30 इंटरव्यू दिए लेक्चरर का। केएम कॉलेज से एमए करने के बाद और 75 में हमने किताब लिखी थी द क्रिप्स मिशन हैंडीवर्क ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, और किताब का इतना बढ़िया रिव्यू सब था, उसके बावजूद भी मुझे 40 इंटरव्यू देने पड़े और नौकरी नहीं मिली। कहा गया बिहार जाइए, हर इंटरव्यू में कहा गया बिहार जाइए। फिर क्या हुआ? इमरजेंसी लग गई थी, 75 में इमरजेंसी लग गई थी। लोग बोलते थे नाम मत लो, दीवार के भी कान होते हैं, जेल चले जाओगे। वो मतलब अपने आप एक ऐसा सिस्टम देश का डेवलप हुआ था जो अंग्रेजों से भी बहुत ही अलग था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अंग्रेज भी डंडा मारते थे, ये भी डंडा मारते थे? अंग्रेज तो मारते थे, वो तो विदेशी थे। हाँ। जलियांवाला बाग यदि हुआ, हाँ। वो तो विदेशी था किया। हाँ। हम तो सब भगा रहे थे यहाँ से, इसलिए किया। देश के अंदर आजादी के बाद आजाद भारत में ऐसे डंडे चलाया गया लोगों को, क्या क्या नहीं, आतंकवाद का वो रूप ब्रिटिश राज में भी नहीं था जो इमरजेंसी का यहाँ रूप था। 75 में इमरजेंसी लगी। जयप्रकाश जी ने पटना गांधी मैदान में नारा दिया, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये उनकी आवाज थी। सिंहासन कवि की? ये तो दिनकर जी की कविता है। दिनकर की कविता, दिनकर जी की कविता है। हाँ। सिंहासन खाली करो की जनता आती है। तो मैं जेएनयू में था, जेएनयू में के बाद जेएनयू में गया। हाँ, जेएनयू, लेकिन ये जाना जाता था कि मार्क्सवाद था ही जेएनयू को। कुछ क्या था? जेएनयू में जाना मेरी मजबूरी हो गई थी। अच्छा। जब केएम कॉलेज से पास कर लिया हिस्ट्री से, जब नौकरी नहीं मिलती थी, और जब चूंकि गांव से माँ के कंगन बिचवाते भुगवाते करते करते यहाँ चले आए थे, तब कहाँ जाते बाहर कहने के लिए कि सीताराम सिंह के बेटा दिल्ली पढ़ने गए थे, वापस आ गए, गांव में आ गए। हम चलो, मार्क्सवादियों से भिड़ंत हुई पटना में, अब भिड़ंत दिल्ली में हुई, अब भिड़ंत जेएनयू में होगी। और हम जेएनयू में गए और वहाँ हम लोगों ने फ्री थिंकर्स बनाया। फ्री थिंकर्स, अच्छा, फ्री थिंकर्स, ग्रुप ऑफ रेजिडेंट्स एक्टिविस्ट बनाया। अनंत कुमार अभी आजकल वो प्रोफेसर है गोवा में, जीन प्रोफेसर थे। हम सबों ने मिल, आज जो सीताराम सूरी जी मर गए, वो हमारे तो उसमें तो वे तमाम लोग जो एंटी वामपंथी थे, सब दे हैव बिकम फ्री थिंकर्स। तो हम लोगों ने फ्री थिंकर्स बनाया। क्योंकि मैं इतना भरा हुआ था बचपन से, पटना में जो हुआ, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ मेरे साथ में, इतना मैं भरा हुआ था कि हमें था कि डिस्कवर द पावर विद इन, जो आपका पंचायत है, डिस्कवर। आपने सामने किताब पढ़ी है राठौर साहब आपकी, डॉक्टर पीएस राठौर, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलर डिस्कवर द पावर विद इन। यही पावर था जो मैं बचपन से ही माँ के कोख में था, तब से था। ये पावर हमें बढ़ता बढ़ता पुष्पित फलवित होते हुए मैं आया। हम लोगों ने बना दिया फ्री थिंकर्स, बनाओ। फिर क्या हुआ? और फ्री थिंकर बना, और फ्री थिंकर्स ने मात दिया चुनाव में, जेएन कम्युनिस्टों का। हम चुनाव जीत कर आए इमरजेंसी में, के बाद चलता रहा। तो 73 में हमने एमए पास कर लिया किरोड़ीमल कॉलेज से जी। और था कि नौकरी मिलेगी नहीं, सब तो पूरा गैंग वही था। हम चले गए जेएनयू, जानते हुए कि अड्डा है, गढ़ है मार्क्सिस्टों का। हाँ। फिर भी गया, चूंकि अब लड़ने की ताकत हो गई थी। हाँ, ठीक है। और लड़ता तब तक इमरजेंसी 75 में इमरजेंसी लगी और ताकत मेरी फुस हो गई और मैं डर गया। और मैं भी मौके की ताक में था कि कब इमरजेंसी खत्म हो, कब फिर मैं अपना असल रूप में आऊँ। एक बात बताइए, कॉलेज में आपको नौकरी कब मिली और कौन सा पहला कॉलेज था? एंड
सतवती कॉलेज के इवनिंग के प्रिंसिपल बनने में चैलेंज क्या है? क्या बात है, आपने इस सवाल के तीन चार इसके हाँ टुकड़े होंगे। हाँ ठीक है। पहला जो मैं शुरू किया, शादी हो गई, हाँ पत्नी को लाया, जेल में रख दिया, अब समस्या आई नौकरी की। 300 रुपये में होता क्या है जी। परिवार मेरा बहुत बड़ा था, दोस्तों का जो घर में आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं सब। तो ये मन में आया कि सुसाइड कर लिया जाए। और वही हुआ, दौड़ा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे मित्र थे, वो भी बहुत प्रताड़ित किए गए थे सारे जी के द्वारा। तो आए तो हमने कहा कि यार मनोज, मैं जा रहा हूँ JNU। रहता था माल रोड पर, इंटरनेशनल स्टूडेंट हाउस था, उसमें रहता था वो। तो हम यार अब जा रहे हैं JNU, नौकरी तो मिले नहीं, सब चक्कर लगा लिए। तो वो निकला तो लगा कि यार कहाँ जाना है, अब तो सुसाइड करो। कितना संघर्ष करेंगे, कितना लड़ेंगे। मैं हार गया। और माल रोड से, यही अगस्त का माल रोड का ही सब समय था, हम चलो दौड़ा, जैसे कि मलखा सिंह दौड़ते हैं उस स्पीड से दौड़ा मैं। कहाँ? जमुना में जाने के लिए, जमुना में डूबना, कि मुझे कोई पकड़ ना ले। और मैं इतना खुश था, रिलैक्स था कि मर रहा हूँ, कि अब टेंशन कोई नहीं रहेगा। पीछे का सब भूल गया, कौन क्या है, बीवी बच्चा सब। अपना इंसान मैं देखा कि बेसिकली स्वार्थी होता है। ये मेरा अनुभव है। दौड़ा, जो दौड़ कर गया, एकदम जमुना उफना रही थी, नजदीक गया तो जैसे कि भविष्यवाणी हो रही है, कानों में आवाज आ रही है, लौटो, भागो भागो। ये तुम बेटा क्या कर रहे हो, तुमको तो बहुतों को मारना है, तो तुम क्या कर रहे हो? और पता नहीं कान आवाज आते आते ऐसा पैर मुड़ा और फिर डबल स्पीड से भागा कि कोई मुझे पकड़ के जीवन में ना डाल दे। सीधा कंट्रास्ट, सेकंड पहले क्या था और सेकंड पहले क्या हो रहा है। मैं वही हूँ। और आया, इमरजेंसी खत्म हो चुकी थी, 75-77 की बात है, ये खत्म हो चुकी थी। उसके बाद हमने किया धरना, दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के सामने हमने धरना ऑर्गेनाइज किया। 200 लड़के धरने में बैठते थे, हमारे तो हम 24 से पढ़े थे ना, धरना बैठते थे, समोसे से मंगा लेते थे, बगल से यहीं पर यूनिवर्सिटी से आता था, जो आ रहा है समोसा खा रहा है, चाय पी रहा है, ताकि भीड़ लगी रहे। सही बात है। अन्ना में भी यही था, फ्री का खाना हुआ। अचानक एक हमारे हंसराज कॉलेज के मेरे दोस्त थे, श्रीवास्तव जी, पढ़ने के थे, सीनियर थे मेरा, एक साल आया, भीम हंसराज में इंटरव्यू हो रहा है। हम तो तुम्हारे लिए हो रहा है। हम कि नो, वाकई पकड़ा गया था, होता नहीं आदमी मेंटेज हो जाता है ना, तो हमको ना नौकरी नहीं चाहिए, अब तो मैं सबको मारूंगा, भगाऊंगा, फिर नौकरी लूंगा। ये नौकरी इंटरव्यू हो रहा है मुझे खरीदने के लिए क्या, मुझे शांत करने के लिए। बोला भाई प्लीज हंसाज में, हम नहीं जाऊंगा, इंटरव्यू नहीं गया मैं, इंटरव्यू खत्म हो गया, वो मैंने इंटरव्यू किया गया था मुझे पेसिफाई करने के लिए, बात खत्म हो गई। फिर अगले दिन एक और इंटरव्यू खा गया सतवती कॉलेज में। अच्छा। तो डीन जो सर था खुद मिलने आ गया जहाँ धरने पर, बोला कि बेटा उनको तो करना ही है ना, तो इंटरव्यू दे लो। हम तो इंटरव्यू दूंगा एक शर्त पर। बोले बताओ। कोई कम्युनिस्ट नहीं आएगा एक्सपर्ट। अच्छा। इंडिया में कहीं का भी, बाकी किसी को बुला लो, कोई मक्सबाजी नहीं आएगा। और इंटरव्यू में दूंगा और दूंगा मेरिट पर, फिर मत करना कल कहोगे कि इनको मैं खरीद लिया, ये नहीं सुनना चाहता। जिसको बुलाओ वो एक्सपर्ट बुलाओ, सब बुलाओ। इंटरव्यू तय हो गया सतवती कॉलेज मॉर्निंग में, मैं हाँ कर दिया। अब इंटरव्यू कल है, तो आज मैं गया कॉलेज में गया, लोगों ने कहा कि जो प्रिंसिपल है वो घोर एंटी कम्युनिस्ट है, वो एमएन राइस्ट है, वो फक्कड़ है, बंगाली है वो। हम नाम सुनी थे कि बहुत अच्छा इंसान है।
तो उसमें वो कॉलेज था, स्कूल बिल्डिंग में था, सत्यवती कॉलेज। अब तो अशोक विहार में बहुत बड़े, वो बिल्डिंग मैंने बनवाया, अशोक विहार मैंने हाथ से बनवाया। तो गए मिलने के लिए, तो अखबार, हाँ इस बीच में जब महाराज शर्मा जी को हमको मिल नहीं रहा, मेरा कटिंग नहीं था, हिंदुस्तान के तमाम जितने नेशनल डेलीज हैं, दिल्ली के, टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, हिंदू, सब, इंडियन एक्सप्रेस, सब में हिंदी, स्टेट्समैन सब में मोटा मोटा न्यूज, आरएसएस गुण बिट्स आरएस शर्मा, द ग्रेट हिस्टोरियन। साला मैं आरएसएस का गुंडा बन गया, आरएसएस गुण हो गया, नौकरी की भीख मांग रहा हूँ, गुंडा बन गया। हाँ, तो मैं गया, कॉलेज में गया, तो प्रिंसिपल साहब थे, बेचारे फकर थे, बैठे हुए थे। तो हम गए, तो पीए को उनको फोन, नाम लिखा, तो कार्ड होता नहीं था, तो बोले बुलाता, वो बंगाली थे ना, हिंदी बोल नहीं पाते थे, बुलाता, मैं सुन रहा था, बाहर खड़ा था, स्कूल बिल्डिंग में था कॉलेज। तो गए, तो प्रणाम किए। हाँ, संस्कारी है भाई, हम तो उनसे लड़ेंगे से थोड़ा, हम तो गए थे कि इंटरव्यू ठीक से लेना मेरा, ये कहने गए थे कि भाई वहां से मत कर इंटरव्यू में, तुम भी कम्युनिस्ट हो। अच्छा, बैठा, तो तुमने ही शर्मा को मारता। मैंने मारा, ठीक करता, हौसला बढ़ गया, ठीक करता हूँ, अब नौकरी मिल जाएगी, ठीक करता, बहुत फिर छूटा मार गया, ठीक करता। अब मैं भाव को रोने लगा, कोई तो प्रिंसिपल कह रहा है कि ठीक करता, मतलब नौकरी मिल जाएगी। वही हुआ, 1 घंटे इंटरव्यू हुआ, बाहर से लोग आए थे, 5-6 लोग हुआ, तो आई वाज सिलेक्टेड, लेक्चरर, सतोती मॉर्निंग में लेक्चरर लगा, हिस्ट्री पढ़ाते थे। और उसके बाद में स्कूल बिल्डिंग में था, हमने भाषण दिया स्टाफ रूम में, नए लेक्चरर था, फिर भी कहा कि सब जो आप सब बैठे हो, आप सब, मैंने कहा कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, एक वर्ड है, एक बोलना चाहूँगा मैं, मीटिंग में कहा, यू आर ऑल इम्पोर्टेंट, हम यदि हिंदी बोलूंगा तो तुम लोग बुरा लगेगा। ये कॉलेज है, ये पढ़ाई होती है यहाँ पर। तो सब, अच्छा, वो कॉलेज सीएम का था, उस कॉलेज सीएम का गढ़ था, जेएनयू की तरह, हाँ, पूरा गढ़ था, और जान से प्रोवोक किया, तो बोला तो आप बना दीजिए ना, ओके बनाऊंगा, हम कमेटी बना दो, और हमने बिल्डिंग कमेटी बनवाई, और उसका बन गया चेयरमैन बिल्डिंग कमेटी का। सब देखते रह गए, और हमें अगर शुरुआत कर दी, यूजी में गया, यूजी से घेराव किया, सब क्या कहते हैं, वो बिल्डिंग बना शुरू, बिल्डिंग बन गया, एज ए लेक्चरर बिल्डिंग बनवाया। आप कॉलेज के प्रोफेसर बन गए हिस्ट्री के, बट इवनिंग के प्रिंसिपल कैसे बने? यही तो अब तो और मजेदार चीज है। अब तक का बेस्ट पार्ट ये होने जा रहा है। बनने गया वही बेस्ट पार्ट नहीं था। शादी किया, वाइफ को मंत्र दिया, शादी का फर्स्ट नाइट को, वही बेस्ट पार्ट नहीं था। बेस्ट पार्ट अब होने जा रहा है। तुम क्या यार मकान बना लेते हैं अपने लिए, बनना तुमसे ही है। अंदर से लिखे होने बार बार दिख रहा हूँ, डिस्कवर द पावर विद इन, अंदर से सब पहले मुझे पता चल जाता है। अच्छा, तो मकान बना लेते हैं, होगा तब इसमें शिफ्ट कर जाएंगे। लेकिन आप प्रिंसिपल थे नहीं लेक्चरर था ना। लेक्चरर थे, बट सोच रहे कि प्रिंसिपल मैं ही बनूंगा। पहले बना लो, क्योंकि बिल्डिंग में बना रहा था ना कोई कुछ का। दोस्तों ये है लॉ। मॉर्निंग का जब प्रिंसिपल की कोठी बन गई भट्ट साहब की, तब तक मेरी बननी चाहिए बिल्डिंग, तो मैं बनवा रहा हूँ। लेकिन आप प्रिंसिपल नहीं थे, लेक्चरर था ना। लेक्चरर थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर बिल्डिंग बन गई, पोस्ट खाली हुआ। फिर देखो नीति संघर्ष, देखो जीवन का। और उसमें वाइस चांसलर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के मुनीश रजा। जेएनयू के जो वाइस चांसलर थे मुनीश रजा, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनकर आ गए थे। कम्युनिस्ट अगेन। जो पीएचडी भी नहीं था, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी उसको बीसी बनाया गया था जेएनयू से ला करके। तो हमने कहा तो बनने नहीं देगा, देखा जाएगा, बनना तो मुझे ही है। क्या बात। आगे सुनो कहानी। तो मैं जो कावेरी का पेशेंट था जेएनयू में, हॉस्टल का ठीक सामने में उसकी कोठी थी जेएनयू में। और जब जनता पार्टी आई तो हम लोगों ने जो थिंकर्स थे उन्होंने बना दिया टोटल इंक्वायरी ऑन जेएनयू बन गया।
हम तो तुमने से आप डरा था, दस्तखत खाता था कि सर आप पता नहीं क्या करेगा सब भाजपा, अब तो सरकार आ गई है जनता पार्टी की। तो मैं जानता था शुरू से ही। एक चीज और बता दूं, भूल ना जाऊं, उसका कंट्रीब्यूशन मेरे लाइफ में। जब शादी मैंने की 75 में, तो उस शादी के पहले मैं जो था कि जब शादी करने जा रहा हूँ तो मुनीष से मिल लेता हूँ। मित्र थे, भिसी थे कि यार शादी तुम तो यहाँ हॉस्टल बना दी हो पढ़ने के लिए, लड़के लड़कियों के लिए, PhD करने के लिए, तो शादी वाला कहाँ जाएगा, तू कहाँ रहेगा। तो हमने एक आदमी के साथ दोनों गए, उसमें रेट था, उससे चलते हैं मुनीष के यहाँ कि मैरिड हॉस्टल बनवाया जाए। अच्छा मैरिड हॉस्टल स्टूडेंट के लिए, मैरिड स्टूडेंट्स हमारे जैसा जो PhD कर रहा है। अच्छा PG वाला, हाँ ठीक है, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं। तो गए हम लोग, तो बोले हाँ उस्ताद बताओ। वो डरते थोड़े, हम सर इतने आप रिसर्चर्स हैं, इतने लड़कियां हॉस्टल में गए, हम लोग के लिए क्या है। बोले तुम लोग क्या चाहिए, हॉस्टल बना रहे हो। हम शादी करने जा रहे हैं, बीबी आएगी, कहाँ रखूंगा, पढ़ाई कैसे करूंगा, मेरा रिसर्च कैसे होगा। तो बोले बड़ा बदमाश हो। उसी समय उसने ओल्ड कैंपस में जो ब्लॉक 6 था उसको उन्होंने डिक्लेयर्ड एज मैरिड रिसर्च स्कॉलर हॉस्टल। शादी किया गया, लाया जेल में रखा, वाइट हाउस में रखा, 2 कमरे का सेट मिला था। इसका योगदान भी लगा, बता दूं, भूल ना जाऊं ना। हाँ ठीक है। आप इवनिंग के प्रिंसिपल बन गए, ठीक है, तो आपको घर भी मिल गया होगा जो आपने बनाया होगा। अच्छा, नहीं वो घर में मैं शिफ्ट नहीं किया। अच्छा घर में शिफ्ट नहीं किया। अच्छा 88 बना प्रिंसिपल, तो घर में शिफ्ट नहीं किया क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं यहाँ रहूँगा नहीं, मुझे कहीं और जाना है, किसी और कॉलेज में। एक बात बताइए, सत्यवती कॉलेज के जब आप प्रिंसिपल बने, आपके दिमाग में ये कब बात आई कि बिहार के जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, IPS हैं, IAS हैं, उनको घर पे बुलाया जाए और उनसे दोस्ती बढ़ाई जाए, ये कैसे आया? नहीं, ये तो आपका सवाल अधूरा है। अच्छा, ये सवाल पूर्ण तब होगा जब हमने, मेरी पत्नी ने तय कर लिया कि हम तो बन गए प्रिंसिपल दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हमारे बिहार के लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं, जो रोज गाली खाते हैं, ओ बिहारिया ओ बिहारिया, क्या चीज ओ बिहारिया, वो गाली देते हैं, वो बिहारी, कोई कुछ गलती करे बिहारी। अच्छा हाँ, हम लोग तो गाली खाने आए थे ना। अच्छा अरे हम तो पढ़ने, तो माँ ने कंगन बचा, तो हम पढ़ने आ गए। तो अन्यथा तो जितने बिहार के लोग दिल्ली में रहते थे, 2 तरह के लोग थे, रिक्शा वाले 2 तरह के लोग थे। एक तो पढ़े लिखे जो IAS IPS करके यहाँ थे, कुछ लोग थे, उनके बच्चे। बाकी जो मेजोरिटी बिहार से आई थी, वो तो रोजी रोटी के लिए आई थी ना, पेट के लिए आई थी। सब्जी वाला, रिक्शा वाला, मंडी वाला, मकान बनाने वाला। दिल्ली की इकोनॉमी को तो ये लोग चलाते थे ना, दिल्ली की सोसाइटी को तो ये लोग चलाते थे ना, इंफ्रा को तो ये लोग सब ठीक करते थे ना। गाली इनको मिलती थी, ओ बिहारी। तो हमने तय किया, वाइफ से बात की, हम यात्रा तो बोला कि हम लोग उलझने जा रहे हैं। बोले कहा, हम एक पार्टी बनाने जा रहे हैं। बोले पार्टी बनेगा, हम क्यों, तो प्रिंसिपल कीजिएगा या पार्टी कीजिएगा, चलाइएगा, हम दोनों करेंगे। चूंकि लॉ में अलाउड है कि टीचर पॉलिटिक्स कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है हमारे संविधान में। तो हमने कहा कि हम दोनों रहेंगे। ये कब की बात है? जब आप 93 की सत्यवती में थे आप? 88 में सत्यवती का प्रिंसिपल तो 88 में बन गया ना, इवनिंग का। अब 88 और 93 के बीच की बात हो रही है। हाँ ठीक है। काफी बिहारी दिल्ली में आ गए, किसी का वोट नहीं था, कोई वोटर सब झुके में रहते थे। हर पार्टियों के भीड़ इकट्ठा करने के एक साधन हुआ करते थे, गाड़ी में ट्रक में डाल दो, भर दे जाओ, गाय बकरी की तरह। कोई भी पार्टी वाला, उनका वोट तो था नहीं। तो हमने पार्टी बना दी 93 में। क्या था पार्टी का नाम? पूर्वांचल पार्टी। हाँ ठीक है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा, और इसका हमने उसमें TN सेशन इलेक्शन कमिश्नर थे। हम गए, हमने इस पार्टी का पंजीकरण कराया। अच्छा, और उसका नाम रखा दिल्ली पूर्वांचल पार्टी। दिल्ली पूर्वांचल पार्टी रखा उसका, और हमको उगता सूरज हमको निशान मिला। और 94 के चुनाव में हमने 30 जगह MLA लगा दिए।
दिल्ली में? हाँ हो। ओह तुम मुझे क्या समझते हो? रोल मॉडल। जो ना रोल मॉडल कहेगा। एक थे ना कबीर की वाणी, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। तो मैंने अपने घर को जला करके आगे बढ़े हैं। पीएफ से 15 लाख रुपए निकाले थे पार्टी बनाने के लिए। अभी तो कैसे पार्टी चलेगी? सबसे पहले चलेगी। हाँ 80s में 15 लाख बहुत। 93 में पार्टी बनाई, दिल्ली पूर्वांचल पार्टी। चुनाव आयोग में इसका पंजीकरण कराया। इस रिकॉर्ड पे है ना। थोड़ी झूठ बोल रहे हैं। तो आपने भैया पूर्वांचल पार्टी बनाया, राइट? पूर्वांचल के लोगों को, जिनको बिहारी वर्ड से संबोधित किया जाता था, उनको स्वाभिमान दिलाने के लिए ये आपने काम किया, राइट? पार्टी बनी हमारी। तो बहुत गजब की पार्टी चली। खूब जहाँ जाए भीड़, लाखों की भीड़ हो। लग गया कि अब तो दिल्ली में भीम सिंह तुरते मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 94 के चुनाव में वो चुनाव लड़ना नहीं था, हमने पहले कर दिया था। मैं तो प्रिंसिपल हूँ, मैं तो चाणक्य करूँ, मैं तो चंद्रगुप्त खोज रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये चुनाव नहीं लड़ना, आज भी नहीं लड़ना, कभी नहीं लड़ना था। समाज के लिए जहाँ से चल गया हूँ, बिहारी सबसे इतना प्यार है। भगवान भी तो बिहारी हैं, कैसे गाली दे दोगे? मैंने देखा आपके पास जो कृष्ण चला का जाए नहीं, बिहार का होना, आप उसके हो जाते हो। कृष्ण का वो भी तो बिहारी जी हैं, कैसे गाली दे दोगे? नहीं भैया एक चीज, मैं एक क्वेश्चन। हाँ बोलो पूछो, हम तो जो बोलो। आपके साथ सभा में मैं देखा है, वो उस कॉलेज के बारे में बात में, जो कह दे कि मैं बिहार से हूँ, आप उसके हो जाते हैं एकदम। हमने बिहार की चाहे मजदूर हो, लेबर हो, बच्चे हो, हमने बहुत हेल्प किया, लोगों को खुल कर किया है। किस जात के हैं, किस पात के हैं, किस धर्म के हैं, मैं कभी नहीं देखा। इसलिए हमारे जब निगाह डालोगे, मैं तो अभी भूल जाता हूँ, लेकिन जब कभी निगाह डालूंगा, अभी डाल दूँ, तो हमने हर धर्म के लोगों को, जात के लोगों को, राजपूत एक दो ही होगा, सब दूसरे ही जात के लोग होंगे। तो बात होती पूर्वांचल पर। हाँ तो बिहारी तो हमने पार्टी बनाई, वाइफ ने हाँ की, और उसके बाद से 2-3 साल तक मेरे घर पर, तो मैं था रोहिणी में फ्रेंड्स अपार्टमेंट था। वहाँ पर रोज भीड़, 500 आदमियों का, 50 आदमियों का, 200 आदमियों का, रात 2-2 बजे तक मेरी यात्रा निकल रही है। कोई साहब, कभी शाहपुर साहब आदमी, कभी कहीं। चुनाव हुआ 300 कॉन्स्टिट्यूंसी में। 94 के चुनाव में हमारे सबका जमाना जब्त हो गया। किसी का वोट था नहीं ना, तो किसी का वोट था ही नहीं, तो वोट कौन डालेगा? पूछने वाला था, जमाना जब्त हो गया, सब वोट ही नहीं किसी का था ना। लेकिन जो भीड़ होती थी, लाखों की भीड़। शारदा सिन्हा जानते हो कितनी बड़ी गायिका थी, मेरी दोस्त थी, समस्तीपुर से आती थी, यहाँ बुलाता था मैं। लाखों की भीड़ हुई थी। हमने प्रथम भोजपुरी अधिवेशन किया एज प्रिंसिपल, चांसलर चीफ गेस्ट थे। तो हम हमेशा मंचों पर एक्टिव रहे, अदर देन द प्रिंसिपल तो करता ही था। इसके अलावा भी भैया एक बात बताइए, इतने प्रेस्टिजियस कॉलेज के आप प्रिंसिपल बने, जिस कॉलेज से पढ़कर अमिताभ बच्चन, सतीश कौशिक जैसे महान अभिनेता भी गए, तो कभी इनसे जब इंटरेक्शंस हुआ, चीज़ें हुई, आपकी लाइफ में कितना बदलाव हुआ? सत्यवती से करोड़ीमल कॉलेज, जिसके एल्यूमनाई इतने बड़े बड़े थे, आपके पर्सनल लाइफ को कितना टच किया? देखो बेटा, मुझे तो लगा कि पर्सनल लाइफ में किरोड़ीमल कॉलेज का जो मेरा जो स्थान है मेरे लाइफ में, वो तो गजब का। 18 साल एज ए प्रिंसिपल और 3 साल एज ए स्टूडेंट, 70 to 73 MA student life, and then 98 to 16 as a principal. You can imagine कि इतना बड़ा पीरियड कैसे रहा होगा मेरी लाइफ में, इसका क्या इम्पोर्टेंस रहा होगा। यस, और ये वो समय था, मैंने कहा कि मैं तो amidst से चैलेंज आई हैड एक्सेप्टेड दिस प्रिंसिपलशिप, और बनते ही हमने पूरे कॉलेज को बाउंड्री बना दिया, इसको जेल बना दिया, कोई बदमाश गुंडा नहीं आएगा। और हमने अमिताभ बच्चन को केएम कॉलेज अलुमनाई अवार्ड दिया 2000 में हमने वो प्रोग्राम किया किरोड़ीमल कॉलेज में, 10,000 की भीड़, ओपन ग्राउंड में। आज तक ऐसा प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी में कभी हो ही नहीं सकता है, वो मैंने किया। प्रिंसिपल बनने के 2 साल बाद 98 बना प्रिंसिपल, 2000 में कर दिया खेल। तो मेरे लाइफ में जो इम्पोर्टेंस रहा किरोड़ीमल कॉलेज का,
मैंने लोगों को दिखाया कि मैं सिर्फ प्रिंसिपल ही नहीं हूँ, मोर देन दैट। क्या हूँ मैं? अच्छा टीचर हूँ, अच्छा गार्जियन हूँ, अच्छा दोस्त हूँ, अच्छा सामाजिक हर स्तर पर मैंने काम किया स्कूल में आकर के, सबों का दिल जीता एंड आई एस्टैब्लिश्ड द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रिंसिपल नॉट एज ए एकेडमिक पर्सन एंड एडमिनिस्ट्रेटर बट। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन तो देखनी पड़ती, आपने चैलेंज करी दुनिया को कि ग्रो करने के लिए अंग्रेजी का आना जरूरी नहीं। एकदम जरूरी नहीं है। नहीं गुस्साता हूँ, अंग्रेजी बोलता हूँ। बोला था मैं 1 घंटा बोला था, 1 घंटा अंग्रेजी बोला था मैं, 1 घंटा अब नहीं बोल पा रहा हूँ। 1 घंटा दिया था, भाषण दिया था। अभी एक छोटी सी बात बताइए यहाँ पे, जो आपका अनुभव है एडमिनिस्ट्रेशन का, लोगों का, पीपल मैनेजमेंट का, और ये सही वक्त है जहाँ सनातन खिल रहा है, इसमें आप अपना रोल कहाँ देख रहे हैं? आपने बहुत सही, ऐसा लगता है कि जैसे कि तूने मुझे पूरा पढ़ लिया हो और क्या पता तुम्हें वो ताकत मिली हो, तुम तो खुद ही दार्शनिक लगते हो, मोटिवेटर हो, सब कुछ हो। तुम्हारे बारे में क्या बोलूँ, जो तुम हो उसको मैं उतना नहीं जानता हूँ, लेकिन जानता हूँ कि तुम जो सामने नजर आते हो ही जानते हो। हमने अभी एक संस्था बनाई, ये मेरा कार्ड है, भीमसेन सिंह मेरा वेबसाइट है, जाइए देखिएगा, अभी जाइए देखोगे। इसमें एक एड्रेस मेरा नया 11 सूट नंबर 1106 आकाशदीप बिल्डिंग, 12 खंबा रोड, कनॉट प्लेस। मेरी कंपनी का नाम है, फर्म का नाम है BSS भीमसेन सिंह कंसल्टेंसी। सर एक बात बताइए, सेम कॉलेज का प्रिंसिपल बन के आना जहाँ पे आप लेक्चरर थे, तो जब आप लेक्चरर बनते हैं, जिसको हम लोग कॉर्पोरेट के भाषा में कहते हैं कि वर्टिकल जब ऊपर जाते हैं, तो वहाँ के जो एग्जिस्टिंग लोग थे, काफ़ी लोगों ने पसंद किया होगा, काफ़ी लोगों ने अपोज किया होगा। आपके पास वो कौन से स्किल सेट था कि अपने उन्हीं लोगों को जो आपके साथ थे एज ए प्रिंसिपल काम किया और सही लगा, लोगों ने एक्सेप्ट किया? देखिए, मैं लेक्चरर था सतोदी कॉलेज, मॉर्निंग में लेक्चरर था जी, और मैं बना प्रिंसिपल सतोदी कॉलेज शांति का। अच्छा, इवनिंग का 10 साल बाद, इवनिंग का, शांति का 10 साल के बाद प्रिंसिपल 10 साल तक मैं लेक्चरर रहा मॉर्निंग में जी। और जब मैं ज्वाइन किया 10 साल मैंने ज्वाइन किया वहाँ पर 77 में लेक्चर ज्वाइन किया जी। और बहुत ही उठाक पटक के बाद जो माहौल ऐसा था, इमरजेंसी लगी थी, ख़त्म हुआ, जनता पार्टी आई, फिर मुझे नौकरी मिलती नहीं थी, पहले हमने चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद में मुझे फिर था कि नौकरी मुझे करना ही नहीं है। मैं बहुत ही एक विद्रोही किस्म का व्यक्ति हो गया था। तो फिर भी नौकरी जब मिली तो वो जो कॉलेज था, सतोदी कॉलेज जो मॉर्निंग था, वो लिटरली सबको मालूम है यूनिवर्सिटी में कि वो मिनी JNU था, सब मार्क्सिस्ट लोग, यस, ऑन द रिकॉर्ड। और उस माहौल में उस कॉलेज का मैं जो लेक्चरर बनना, वो सब उठा पटक के बाद में लोगों को मैं एक्सेप्टेबल नहीं था। अच्छा, मतलब अब आप जो क्वेश्चन मेरा था कि लोग ने कितना एक्सेप्ट किया, तो आपने ये कहा कि आप एक्सेप्टेबल नहीं थे, तो कैसे एक्सेप्टेबल बनाया? तो अब चूंकि मैं तो अपनी पहचान शुरू से ही बनाना चाहता हूँ, बचपन से ही भीम वाली मेरी अपनी पहचान है। भीम वाली यदि कहे तो उसमें तो अहंकार आ जाएगा। हाँ। अहंकार वाली भीम नहीं, स्वाभिमान वाली। मैं भीम हूँ, आज भी भीम हूँ। हाँ। मैं स्वाभिमानी भीम हूँ, अहंकारी भीम नहीं हूँ। यही मैं तब भी था। वो स्वाभिमान क्या था कि यदि इनके बीच रहना है मुझे और अकेला सारे मार्क्सिस्ट माहौल में, तुमको तो अपनी पहचान बनानी है मुझे। कैसे बने पहचान? तो वो जो कॉलेज था वो एक स्कूल बिल्डिंग में था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज था, लेकिन स्कूल बिल्डिंग में था, तिमारपुर में कॉरेस्पॉन्डेंस स्कूल था, वहाँ में ये कॉलेज खोला गया था। ये जो आपने बदलाव करने की कोशिश करी, ये जब आप प्रिंसिपल बने, यहाँ पे एक दूसरा सवाल बनता है जी। जब आप प्रिंसिपल बने तो कॉलेज के फिजिकल एनवायरनमेंट, कॉलेज के स्टडी एनवायरनमेंट, कॉलेज के स्टाफ के लिए, कॉलेज के टीचिंग स्टाफ के लिए, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए,
आपने क्या किया कि आज के सत्यवती कॉलेज का प्रतिबिंब बना और आप सत्यवती कॉलेज के एक जनक के रूप में जाने जाते हैं, मेंटर के रूप में जाने जाते हैं, जिसकी चीज़ों में आज सत्यवती कॉलेज चल रहा है? क्या क्या किया आपने सत्यवती कॉलेज को द सत्यवती कॉलेज बनाने में? मैंने कहा ना कि मैं जब लेक्चरर था तो पहली पहचान बनाई कि कुछ करना चाहिए, पॉजिटिव कुछ ऐसा काम करो जिससे पहचान बने। अब तक तो देखा कि उसको सत्यवती कॉलेज में टीचर्स हैं, सिगरेट पीते हैं, हवाई चप्पल में आते हैं। हाँ, अभी भी जेएनयू में होता है, अभी भी उस जगह होता है। तो मुझे इसको गंवारा नहीं था। अच्छा। तो हाँ, डिसिप्लिन, एकेडमिक माहौल, बच्चे क्या सीखेंगे, कर्मचारी इज्जत क्या करेगा टीचर का। तो उसमें उस माहौल में मैं लेक्चर तो बन गया था, इसलिए वहाँ मैं एक्सेप्टेबल नहीं था। मेरी अपनी एक सोच थी। वो सोच मेरी बचपन से जो बताया था कि मैं तो शुरू से एक सोच वाला व्यक्ति रहा हूँ, सनातनी सोच का। तो एक तो वो था, तो कैसे सब पर हावी हुआ जाए। कि कैसे ये लोग एक नए लड़के को अपने बीच में कैसे लोग एक्सेप्ट करें। स्टाफ काउंसिल में उस समय 80 टीचर्स थे, उसमें एक था, बाकी 79 एक थे। हमने कहा फर्स्ट मीटिंग स्टाफ काउंसिल का मीटिंग हुआ और मैंने कहा कि भाई आप लोग यहाँ से पढ़ा रहे हो, टीचर्स हो, कैसे पढ़ाते हो? यहाँ ना क्लासरूम है, ना बाथरूम है। स्कूल बिल्डिंग था ना, गर्ल्स के लिए भी दिक्कत है, कोई बाथरूम प्रॉपर नहीं है, आप लोग यहीं पर स्टाफ रूम में सिगरेट पीते हो। मतलब इतना गंदा माहौल था, एकेडमिक माहौल। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे बड़ी बात समझने का, एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। जब इन्होंने प्रिंसिपल के तौर पे ज्वाइन किया तो सबसे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वॉशरूम हो, चाहे लड़कियों के लिए फैसिलिटीज़ हो, उनको इनके दिमाग में विजुलाइजेशन में आया कि सही होना ज़रूरी है। आप ये कहना चाहते हैं, उसके ऊपर आपने काम किया। इसके अलावा आपने क्या किया कि आज का सत्यवती कॉलेज दिखता है, जिसका बीज आपने तकरीबन 28 साल पहले डाला था? तो इसका भी जवाब जुड़ा हुआ है पहले जवाब से, जो मैं अभी बता रहा था आपको। तो हमने सोचा कि पहले क्यों नहीं कॉलेज बिल्डिंग बनाया जाए। मैं तो लेक्चरर था ना, नया नया लेक्चरर ज्वाइन किया था, मैं प्रिंसिपल तो नहीं था, और स्टाफ काउंसिल का मैं प्रेसिडेंट था। तो हमने कहा, और मैं चूंकि ये मानता हूँ यदि आप सही, बचपन से ही यदि आप सही हो तो नीफ नीड भी ऑफेंसिव हो जाओ। ये मेरा अपनी सोच आज तक भी है। यदि आप सही हो तो रिजल्ट कैसे मिलेगा? ऑफेंसिव होना पड़ेगा, नहीं तो आपको दबा दिया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि 100 बार आप माफ करोगे, 101 बार मैं माफ नहीं करूंगा। क्या नाम था उनका, हमें याद नहीं आता। हमको मुझे भी नहीं याद आ रहा है। शिशुपाल। ये तो सच है। शिशु भगवान श्री कृष्ण भी कहा था कि कहीं ना कहीं आपको एक्शन उठाना लेना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा। शिशुपाल को भी उन्होंने 100 बार माफ किया, 101 पे माफ नहीं किया। वो तो चलता है। एक छोटी सी क्वेश्चन फिर से पूछना चाहता हूँ, फिर आप चूंकि आप ही के सवाल से कनेक्टेड है कि आप ये बोलते हैं कि मैं विंग नहीं जानता, बट मैं व्यवहार जानता हूँ। तो जो आपके अंदर ये फीलिंग थी कि मुझे अपने सभी का ध्यान रखना है, ये सनातन धर्म में, धर्म तो नहीं कह सकते, पद्धति में, लाइफ में ये है कि, तो ये आपने घर से ही सीखा था, जैसे पहले भी बात हुई कि आपको विश्वास करना है, लोगों में इज्जत करनी है। अब बताइए फिर से आपने क्या किया हुआ है? तो फिर मैंने क्या, जब 3-4 महीने में देख लिया, जब 3-4 महीने में पुराना लेक्चरर हो गया, तब एक स्टाफ काउंसिल मीटिंग हुई। हमने अलग से अपना एजेंडा दिया स्टाफ काउंसिल में, कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉलेज बिल्डिंग मेरा एजेंडा था। और मैंने कहा, जो खड़ा हुआ तो सब लोग बड़े परेशान हो गए, जी तो हमारे जो कलीग्स थे, वामपंथी थे। और मैंने देखा नहीं कि मैंने किसी को देखा ही नहीं, बिना किसी को देखे हुए मैं बोलता चला गया। मैंने कहा कि इस माहौल में यदि पढ़ाना है तो लानत है यहाँ के टीचर्स को, लानत है यहाँ के प्रिंसिपल को। कैसे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे? गर्ल्स के लिए ना बाथरूम है, ना स्टाफ रूम है, ना कमन रूम है, ना लाइब्रेरी, कुछ भी नहीं था। इन द नेम ऑफ इंफ्रा कुछ भी नहीं था। हमने कहा, और यहाँ मैं बन गया हूँ तो भैया इससे तो नहीं होगा, तो कॉलेज बिल्डिंग बनना चाहिए। तो हम पर टॉन्ट कसा गया कि तब आप ही बना दीजिए ना। मुझे मौका मिल गया, मैं तो मौके की ताक में था। मैंने कहा मैं बनाऊंगा, आप मुझे बिल्डिंग कमेटी का बना दीजिए कन्वीनर। लोन कहा बनिए। अब बना
एंड सार टू इट कि 1 साल के अंदर में बिल्डिंग का बजट एवरीथिंग यूजीसी से क्लियर हो गया, नक्शा पास हो गया। मेरी बिल्डिंग कमेटी थी, उसका मैं कन्वीनर था, और 1.5-2 साल बाद में बिल्डिंग का काम शुरू हो गया बनना। मैंने उस जगह की नींव मेरे हाथ की दी हुई है। मैं लेक्चरर था, आज फोटो है, सब कुछ है। सरस्वती कॉलेज मॉर्निंग का जो नींव पड़ा तो मेरे हाथों का नींव पड़ा, सब कमेटी के लोग थे, आज सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। दोस्तों, जो आप ये सत्यवती कॉलेज देख रहे हैं, उस सत्यवती कॉलेज के फाउंडेशन में, बुनियाद में, उस विजन ने नाम रखा जब डॉक्टर भीमसेन सिंह प्रिंसिपल बने कॉलेज का, इवनिंग सत्यवती का। लेकिन विजन इतना कि सिर्फ इवनिंग तक निमित्त नहीं, पूरे कॉलेज का। एक दूसरा सवाल क्वेश्चन आता है, आपके डिसीजन ने वहाँ के टीचर्स या कर्मचारी की ज़िंदगी को कैसे बदला? इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बाद में चलाने के लिए लोग चाहिए, लोग नहीं हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं कर सकता। तो लोगों को बदलने के लिए पीपल मैनेजमेंट के लिए आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। हाँ। मैंने जो काम किया, हाँ। जो इतना असंभव काम था बिल्डिंग वाला, हाँ। जब मैंने शुरुआत कर दी, बनना शुरू हो गया, तो अपने आप लोग मेरी तरफ में आकर्षित हो गए। और व्यवहार ऐसा था मेरा कि सारा कॉलेज जो अब तक जो किसी और धारा से चल रहा था, वैचारिक धारा से, वो तो ठंडे पड़ गए। अब पूरा कॉलेज मेरे साथ में। तो जो जीन्स पहन के आते थे, स्लीपर पहनते थे, सिगरेट पीते थे, उन्होंने छोड़ वहाँ मैं कोई चेंज नहीं कर पाया, क्योंकि मैं प्रिंसिपल नहीं था। ये काम प्रिंसिपल का होता है। अच्छा। समझाना, मोटिवेट करना। उन पे तो मेरा जो काम था, पहला काम था बिल्डिंग, वो मैंने दे दिया, मेरा काम खत्म। बट बिल्डिंग जब प्रिंसिपल नहीं थे तभी आपने बना दिया। हाँ, फाउंडेशन कर दिया। हाँ, कन्वेनर बने, बस बिल्डिंग कमेटी का ग्रुप में। और उस बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ 86 में। 2 साल पहले बिल्डिंग तैयार हो गया था 86 में वो। और वो कॉलेज नई बिल्डिंग में, कॉलेज तिवारपुर से स्कूल बिल्डिंग सेट करके ये एक बहुत बड़े आज जो बिल्डिंग है उसमें अशोक विहार में कॉलेज आया। ये मेरा बनाया हुआ कॉलेज। तो प्रिंसिपल कब बने उसका? 88 में। दोस्तों, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, जब करने की इच्छा हो ना, तो पोजीशन हो या ना हो, फिर भी आप कर लेते हो। आप प्रिंसिपल नहीं थे, फिर भी बिल्डिंग को शेप और एकदम प्रैक्टिकल लेके आ गए। सुपर। एक बात बताइए, आप प्रिंसिपल बने 88 में इवनिंग का। अच्छा, इवनिंग में थे। आपका गांव आरा में पड़ता है, जो बिहार में है, राइट? एक बात बताइए, जब प्रिंसिपल बने तो गांव के लोग आते होंगे, मुझे नौकरी लगा दो, प्रोफेसर बना दो, और लगा दिए तो आप अच्छे, नहीं तो गांव में जाके बोलते हैं भैया बदल गए हैं, अब पहले वाले नहीं रहे। कहीं इस तरह का सामना करना पड़ा? बहुत करना पड़ा। देखो, आदमी, चूंकि मैं बिहार से आया था, तो आदमी अपनों से अपेक्षा रखता है ना, हाँ। स्वाभाविक है ना। हाँ। तो उन सब जो ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे थे या जो बेरोजगार थे, आते थे। सर, हम उस गांव से हैं, कुछ भोजपुरी में बोलते थे। मैं भोजपुरी भाषी क्षेत्र से आता हूँ। तो लेकिन मुझे मालूम था कि मैं नया प्रिंसिपल मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा। मैं अपनी सीमाओं को जानता था। समझा बुझा कर तुम मेहनत करो, पढ़ो लिखो। तो दबाव बहुत था, लेकिन मैं चूँकि मैं कुछ कर नहीं सकता था, तो इसलिए दबाव को झेला, लोगों को, बच्चों को आश्वस्त किया, और जो संभव हुआ, जो उस लायक थे, जो योग्य थे, जो इंटरव्यू हुआ, जो कुछ हुआ, उसमें जो निकल गए अपने मेरिट पर। एक चीज़ और क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप जहाँ से आते हैं वहाँ कास्टिज्म बहुत चरम सीमा पे होता है, तो आपने जब लोगों की हेल्प करी वहाँ की, और मैं कहीं से सुना कि कास्टिज्म से ऊपर होकर हेल्प करते थे, जातीयता से ऊपर उठ के, तो ये आपके दिमाग में कैसे आया कि कास्टिज्म से ऊपर उठ के किया जाए? मैंने शायद पहले बताया है, मैं चर्चा किया था उसमें कि मुझे जब होश हुआ, जब माँ के साथ मैं चलता था, बातचीत करते थे हम लोग, मैं जब माँ के देह पर लौटता पड़ता था, तो वहाँ पर कोई रहीम चाचा, रहीम चाची, जो कोई कुम्हार, सब जो माँ के पास लोग आते थे ना, तो मैं देखता था, तो उसमें हर जात के लोग होते थे। तो हाँ, तो हमने देखा नहीं कोई जात राजपूत होता है, कोई और जात होता है। एक ही जात था। वो जात क्या था? जो माँ के अपने लोग थे। अपने कौन थे? वो गांव के हर वर्ग के लोग थे। तो न्यू तो दिमाग में वही पड़ गई थी।
कि काश हमने न कभी देखा न सुना, जो देखा सुना वो अभी आपको मैं बयां किया। सही बात है। तो आगे भी चल करके दिमाग में यही रहा। और पुष्पित पल्लवित होता गया ये जो विचार था मेरे दिमाग में, और ये और मजबूत होता चला गया कि समाज जातियों का वर्गों का नहीं है, समाज तो एक रस्ता का है, समरसता का है, जो कि मैंने अपने घर में देखा था। एक बात बताइए, जब आप वहाँ जो लोगों की हेल्प करी, ऑफ कोर्स करी होगी, तो जो गांव में जाके अगर किसी की नहीं कर पाए तो गांव में जाके बोलते होंगे कि भैया को हवा क्या कहते हैं उसको, हवा लग गई है। हाँ, हवा हवा लगल बा। हाँ, तो जो हवा लग गई बा, और जब आप वहाँ से सुनते होंगे कि वहाँ जा करके बोलते हैं जो गाड़ी घोड़ा है ना ये सिर्फ देखने के लिए है, ये जो गाड़ी घोड़ा बा सिर्फ देखने के बा, इसमें कोई काम का नहीं है, ऐसा बोलते होंगे, तो आपको कैसा लगता होगा? नहीं, ऐसा बोलने का मौका मैंने किसी को नहीं दिया, कभी नहीं दिया। तो फिर भी वो तो जाके बोलते नहीं बोलते होंगे, क्योंकि मैंने क्या किया, साथ साथ हमने दिल्ली में ही एक पूर्वांचल पार्टी बना दी ऐसे लोगों के लिए। अच्छा, बहुत व्यापक स्तर पर हमने सोचा कि ऐसे लोग जो यहाँ का सब्जी बेचते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं और बेचारे धक्के खाते हैं, तो उनके लिए हम सके ना, और फिर सब गाली खाते हैं, वो बिहारी। हम तो नहीं खाते थे, प्रिंसिपल थे, अफसर वाइज IPS तो नहीं खाते थे, लेकिन समाज खाता था। जो लोग बिहार से आए थे, कोई गलती करे, चाहे राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो, हरियाणा का हो, जो कुछ गलती हो गया वो बिहारी। तो ये बड़ा मतलब बहुत ही दर्दनाक स्थिति थी अपने समाज के लिए। हर बिहारी गरीब नहीं है नौकरी के लिए। तो फिर मैंने इसीलिए कहा ना कि मैंने पार्टी बना दी, दिल्ली पूर्वांचल पार्टी, प्रिंसिपल रहते हुए, सतोदी कॉलेज शांत का प्रिंसिपल रहते हुए मैंने एक पार्टी बनाई, और उसका हमने पंजीकरण कराया चुनाव आयोग से। 94 में हमने 30 चुनाव MLA लड़ा दिए, जो किसी का वोट नहीं था, झुकी वाले थे, हम सबका जमाना जब्त हो गया। लेकिन द फैक्ट कि हमने वोटर बना बाद में और दिखा दिया समाज को कि ये बिहारी आज नहीं कल चुनाव, आज तो जमानत जब्त हो गया, कल ये दिल्ली के ये राजा होंगे। समय ने दिखा दिया आज बिहारियों का। जो पूर्वांचल के लोगों का दिल्ली के राजनीति में अगर जगह है, तो उसकी बुनियाद डॉक्टर भीमसेन सिंह ने बनाई, वोटर लिस्ट में इंक्लूड करवा के। व्हाट अ विजन। एक चीज़ और है, हम लोग कॉर्पोरेट में बात बोलते हैं कि एक व्यक्ति को खाना है तो दो चीज़ हैं, लाइक वी से दैट कि उसको फिश दे दो या फिश मारना सिखा दो, मतलब फिशिंग सिखा दो। तो आपने फिश देने के बजाय उनको फिशिंग सिखा दी। तो आज जितने भी पूर्वांचल के लोग दिल्ली में होंगे, तो कहीं ना कहीं जिनको आपने मेंबर बनाया कनेक्ट होंगे, वो कभी आते हैं आपके पास अपनी ग्रैटिट्यूड देने के लिए? बहुत आते रहे, आज भी आते हैं। और हमने क्या सिखाया उनको, क्योंकि मैं प्रोफेसर था, जब हमारी मीटिंग होती थी तो मेरा भाषण हुआ करता था क्या कि ये जनतंत्र है जी, और जनतंत्र प्रजातंत्र में मेजॉरिटी ही रूल करती है जी। और तुम इतने नंबर में आ चुके हो कि तुमको कोई सिस्टम इग्नोर नहीं कर सकता है। अपना जगह बनाओ और सम्मान के साथ, बिना किसी पार्टी का झंडा उठाए हुए, बिना किसी के ट्रकों में भीड़ दे करके वहाँ पे रैलियों में जाते हुए अपना जगह बनाओ, स्वाभिमानी बनो, ताकि एक दिन तुम दिल्ली पर। और आज मुझे बहुत खुशी है कि आज और जागरूकता हमने पैदा कर दी है समाज में। लोग कहते थे सिंह साहब चुनाव लड़ेंगे, मैंने कहा नो, चुनाव न लड़ना था न लड़ूंगा। मैं तो चाणक्य की भूमिका में दिल्ली में रहना चाहता हूँ अपने लोगों के लिए। मैं वो बिहारियों में वो बिहारी खोजना चाहता हूँ जो इस लायक हो कि समाज को जुबान दे सके। दोस्तों, इनके बातों से ये लगता था कि अगर बिहार के लोगों को बिहारी एक गाली ना हो करके एक अस्तित्व की लड़ाई हो, स्वाभिमान की लड़ाई हो, उसमें इन्होंने साइलेंटली एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। आप ऐसा ही कहना चाहते हैं। और आज जो बिहार के लोगों को स्वाभिमान मिला है, उसमें आपका बहुत बड़ा, मतलब एक, मैं तो कहूँगा बहुत बड़ा, आप कहते हैं कि एक स्क्वायरल इफेक्ट है, बट दिस इज रियली एडमायरेबल। एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि जब इतनी स्किल, जब नहीं है दिख रहा है, आप में इतनी स्किल है, आप में इतना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, तो और सरकार के लोगों से आप कनेक्ट में हैं, तो आज क्यों नहीं एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं कहीं भी? मुझे नहीं पता कि कौन सा फॉर्म में होगा। देखिए, इसके दो पहलू हैं। या तो मैं शासन तंत्र से जुड़ करके
अपना रोल निर्धारित करूं, जी, वो हमसे नहीं होता है। वहाँ पर मुझे लगता है कि स्वाभिमान पर कुछ मुझे दिक्कत होती है। आप मांगना नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई दे तो सवाल है कि कोई देगा और वो चीज़ देगा जो मेरे दिलो दिमाग में है जी, और जो मैं कर रहा हूँ और जो कर पाऊंगा, तो मुझे क्या दिक्कत होगी एक्सेप्ट करने में? कोई दिक्कत नहीं होगी, ताकि बल्कि उस सोच को मैं और आगे बढ़ा सकता हूँ। लेकिन मैं जा करके मैं मांगूंगा नहीं। अब एक शब्द बहुत, लेकिन अगर सोचिए, मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन देता हूँ कि स्किल तो है, स्किल इसलिए भी है कि सत्यवती को छोड़ने के बाद आप प्रिंसिपल बन के मेन कैंपस के कॉलेज में आए, किरोड़ीमल कॉलेज, तो स्किल तो आप में है, उसके कायाकल्प किया, उसमें बिल्डिंग की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आपने बहुत कुछ किया होगा टीचिंग के लिए, स्टाफ के लिए, लोगों के लिए। देखिए वहाँ प्रॉब्लम बिल्डिंग की नहीं थी जी, लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ मैं पढ़ा था ना। मैं जब पढ़ा था उस कॉलेज में 71 to 73 वहाँ मैं MA करने आया था, हॉस्टल में था। मुझे मालूम था कि इस कॉलेज की बिल्डिंग में, कॉलेज के इंफ्रा में, कॉलेज के एकेडमिक्स में, कॉलेज के फैकल्टी में, स्टाफ में क्या कुछ होना चाहिए जो मुझे खलता था। तो सब समस्याएं मेरे लिए थी जब मैं बनकर के प्रिंसिपल आया। उसमें पहली समस्या थी, कॉलेज चारों ओर से खुला था, बाउंड्री नहीं था। और रिजल्ट क्या था कि तमाम गायें, भैंसें कॉलेज में घूमती रहती थी। सबको मालूम है क्या था कॉलेज, थोरो फेयर था पूरा, चुना पार यहाँ से वहाँ मार्केट में, मतलब वो कॉलेज लगता ही नहीं था। अब वहाँ मैंने पढ़ाई किया 2 साल तक। तो जब मैं बना प्रिंसिपल तो मैंने प्रायोरिटाइज किया कि मुझे क्या क्या करना है। रैगिंग बहुत होती थी, मेरी भी रैगिंग बहुत होती थी। जब मैंने ज्वाइन किया 71 में KM कॉलेज, तो आसपास के लड़के, आसपास गांव, कभी नाम में क्या लूँ, कौन से गांव में क्या है छोड़ दो, लेकिन आतंक था। बाहर तो आते थे तो हम लोग डर जाते थे, समझ जाते हॉस्टल में पैसे दो, कुछ दो, रैगिंग, अरे जबरदस्त। और चूंकि मैं तो था कि आज न कल तो झगड़ा होगा उन लोगों से मेरा। अब वही हुआ हॉस्टल में 5-7 लोग आ गए, वो बिहारी। मैं चुपचाप रहा, चूंकि मैं MA करने आया था ना। वो जो लड़के जो हॉस्टल में है वो BA स्कूल पास कर जाते, बेचारे डर जाते थे। वो बेचारे बहुत ही उनकी स्थिति ऐसी थी, वो कांपते थे। ये बात बता रहे हैं जब आप 71 में जो हॉस्टल में आया तब उसी से तो मैंने लिया ना मुझे क्या क्या करना है प्रिंसिपल बनने के बाद। ठीक है, है ना, इनपुट वहीं से आता है ना। तो एक तो था कि बाहरी तत्वों को मुझे आने नहीं देना है हॉस्टल में। जब आप बेस्ट फ्रेंड थे तब डिसाइड किया कि ये ना आए तो कॉलेज अच्छा होगा। तो मेरी रैगिंग हुई, मेरे कमरे में आ गए लोग, वो बिहारी हो गया। तूने शिमला देखा है? हम देखा है शिमला। आवाज में दम था, चूंकि हम तो फ्रेशर थे नहीं। तो देखा है, कहाँ है शिमला? शिमला हिमाचल में है। उसने गंदी वर्ड यूज की, नो शिमला यही है। हम कहाँ है बताइए? तो आर्गुमेंट हो गया, बोला देखो शिमला है वो। तो मियानी, हर कमरे में एक मियानी होता था जहाँ बच्चे अपना अटैची उसमें रख दिया करते थे। तो मेरे रूम में मियानी था, वो शिमला है। ओके, अच्छा चढ़ो। अब तो बड़ा मुश्किल है, अब कैसे चढ़ता मैं? अब तो फिर शुरू होना था, जो हुआ हमने आई जस्ट बताने की जरूरत ही नहीं, आई रिफ्यूज नो। फिर जो होना था हुआ, फिर भगदड़ मची, बच्चे हॉस्टल के आ गए। और उसके बाद से कॉलेज में सारे बच्चे हॉस्टल के मिल गए। ऐसी धुनाई हुई कि उसके बाद से आना कोई बाहरी तत्व हॉस्टल में आना बंद कर दिया। स्टूडेंट टाइप की बात, 72-73 की बात, 72 की बात। लेकिन जब प्रिंसिपल बना तो पहला काम किया कि कॉलेज को बाउंड्री बनाया, चारों पूरा बाउंड्री बना दिया। ये लर्निंग 98 में, क्योंकि कमी थी ना, मैंने महसूस किया था ना, कमी थी। तो पूरा मैंने पहला काम था मेरा। सबों को मालूम है कि बनते ही 98 में मैंने कॉलेज में बाउंड्री बनाई इतनी ऊंची, जिसका जो इम्पैक्ट किया बाकी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को, मैनेजमेंट को भी। जैसे रामजोस कॉलेज है, श्री राम कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है, और कौन कौन से कॉलेज है, सेंट स्टीफन कॉलेज है, वो है दौलतराम, सारे कॉलेज में, सारे दौलतराम सब जगह। इन सभी के प्रिंसिपल को ये जर्क लगा मैनेजमेंट को कि इतना बड़ा बदलाव आ गया, इनके आते ही बदलाव कैसे शुरू हो गया, इतना पैसा कहाँ से आया? फिर क्या हुआ? तो पैसा तो मैंने कोई बिहार से लाया ही नहीं था। हाँ, सही बात है, पैसा तो यहीं से आया।
हमारे पहले भी सारे प्रिंसिपल्स थे, हाँ वही फंड था, वही पैसा रहा होगा, हाँ वो किया। उसके बाद में स्टाफ रूम टीचर्स के लिए अच्छा माहौल बैठने के लिए हो, स्टाफ रूम बहुत बढ़िया बना दिया, गर्ल्स कॉमन रूम बनाया, बॉयज कॉमन रूम बनाया, कैंटीन बनाया, सब कुछ किया। एक जो मिनिमम जो चाहिए बच्चों को, टीचर्स को, कर्मचारी को, फिर उनको मिले कॉलेज में, हाँ उनको मिले। तो इस तरीके से जो है मैंने वो सब, मुझे लोग परेशान थे कि पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा ऐसे कहाँ से रहा था, पैसा कॉलेज का था मैक्सिमम यूटिलाइजेशन सारा। और हमने क्या किया कि जो प्रिंसिपल था, हमारी मैनेजिंग कमेटी मेरे साथ थी, तो हमने कुछ डेवलपमेंट फंड के नाम पर हमने 20 रुपये बढ़ा दिए पर हेड। दोस्तों इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। अगर विल हो, लोग कहते हैं पॉलिटिकल विल, अगर प्रिंसिपल विल भी हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। क्या दिमाग है, 20 रुपया बढ़ा करके कॉलेज को ऐसा बना दिया कि जो खंडहर लगता था किला फोर्ट की तरह लगने लगा। राइट, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। फिर क्या क्या किया फंड के लिए, आपने जरा बताइए, तो ये लेसन है लोगों जी। एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फी है ना, हाँ, वो अभी भी मोरलेस वही है जो कि 50 साल पहले था, मोरलेस वही है। लेकिन उससे हट करके फीस भी यदि बढ़े तो बच्चे स्ट्राइक करते थे, और वामपंथी लोग थे, उनको मौका मिलता था हड़ताल करवाने के लिए कि फीस बढ़ा दिया मैनेजमेंट ने, कॉलेज ने। तो कैसे हैंडल करते थे? तो हम लोगों ने अलग हेड बना दिए, बिल्डिंग कमेटी, बिल्डिंग फंड, डेवलपमेंट फंड, 5-7 फंड के नाम दे करके पैसे बच्चों से ले लिए, कॉलेज का काम हो गया। फीस नहीं बढ़ा, लेकिन काम पैसे तो आ ही गए ना। उसको कोई मेरा घेराव हुआ, मेरा घेराव इस तरह से हुआ कि जेएनयू से भी लड़के आए। जेएनयू की दुनिया सबको मालूम है, दिल्ली हमारे केएम कॉलेज के टीचर्स भी उनके पीछे थे, सब हम देखते थे। मेरा घेराव किया गया, घंटों घेराव चला, फीस बढ़ोतरी के अगेंस्ट में। और जो हमारे अपने बच्चे थे, कॉलेज यूनियन के लोग थे, बच्चों ने मेरा साथ दिया। जो कॉलेज छात्र संघ के बच्चे थे, उन्होंने मेरा साथ दिया कि फीस सही बढ़ाया जा रहा है। लेकिन उनको तो चूंकि अपोज करना था प्रिंसिपल को, इसको डिस्टेबलाइज करना था प्रिंसिपल को, तो घेराव। तो मैं भी तो जेएनयू से आया था, मैं कहाँ डरने वाला था वामपंथियों से, लाजंडों से। फिर वो भगत बची भागे और हमारा काम चलता रहा। कॉलेज आज देखिए कॉलेज किस रूप में है। ये केएम कॉलेज का मेन गेट से शुरू कीजिए, वो सब गेट मेरा बनाया हुआ है। हाँ। आज कॉलेज यदि मैं अपने मुंह से कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कॉलेज में हमने लैब्स बनाए, नए लैब्स बनाए। हमने कॉलेज में क्या कुछ नहीं किया, टीचर्स के लिए भी, और बच्चों के लिए भी, और स्टाफ के लिए भी, सबके लिए जो चाहिए हमें पढ़ने की, बैठने की, खाने की, सबों ने सुविधाएं मुहैया कराई हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ करके मैंने कुछ भी नहीं किया। सब कुछ किया हमारे टीचर्स ने, कर्मचारियों ने और बच्चों ने। हमने सारा काम थ्रू कमेटी कराई। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब आप प्रिंसिपल थे तो हमारे कॉलेज में, आपके कॉलेज में जो बच्चे पढ़ने आते थे, वो बच्चे जस्ट 12th पास करके आ जाते थे, जो कभी अपने घर से निकले नहीं थे। तो जब आप बच्चों के पेरेंट्स से मिलते थे तो किस तरह के डर, असमंजस, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी वाज लाइक डिफरेंट दुनिया, और कई बार दिल्ली से डरावनी, लड़कियों के लिए डरावनी वीडियो, पिक्चर्स, न्यूज जाते थे। तो आप बच्चों को कैसे कंसोल करते थे? क्योंकि उस समय आपका बच्चा भी फॉरेन जाता होगा, तो एक फादर और दूसरे फादर को कैसे समझता था? मैं तो फादर बाद में बना, मेरा बच्चा बाद में आया। मैं तो पहले मैं खुद ही विद्यार्थी था ना। मैं प्रिंसिपल जब बता रहे हैं, वही आपको बता रहे हैं। हाँ। हम जो पढ़ने आए, एमए करने आए, चूँकि एमए में हम थे, एमए करने आए थे, हॉस्टल में था। तो बरेली के डिस्ट्रिक्ट जज साहब थे, उनका बच्चा फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में आया था। वो पेरेंट्स सब आए मेरे पास में कि सिंह साहब एमए कर रहे हो, हमारा बच्चा आया है और बहुत ही बच्चा है, यहाँ पर रैगिंग होती है, ये सब। अच्छा, आप कह रहे हैं प्रिंसिपल बनने के पहले से, क्योंकि मैं एमए में हॉस्टल में था, मैं एमए में था ना। लेकिन एक वो अनऑथराइज था, जब आप ऑथराइज नहीं ऑथराइज था, सलाह देना। वो तो जब फ्रेंड्स के कैपेसिटी में। अच्छा, मेरा क्वेश्चन बड़ा क्लियर है। एज ए प्रिंसिपल जब आप पेरेंट्स को देते थे, उनकी आंखों में डर देखते थे, तो उस समय आप क्या बोलते थे बच्चों के पेरेंट्स को, बीइंग अ प्रिंसिपल? ये स्थिति फेस करनी पड़ती थी मुझे दाखिले के समय में, जब पेरेंट्स से मेरा इनकाउंटर होता था। दाखिला शुरू हुआ, उसमें तो ये सीयूईटी और कुछ था नहीं, तो प्रिंसिपल का पावर था,
कमेटी थी, दाखिला करती थी। अब अंदाज लगा लो कि जो बच्चा मेयो में पढ़ रहा है, पढ़ कर के आ रहा है, या डीपीएस पढ़ कर आ रहा है, या मसूरी से आ रहा है, देहरादून से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, उस बच्चे का मार्क्स कम है, उसका दाखिला मिल रहा है रिमोट कॉलेजेस में, इवनिंग कॉलेज में। वो पेरेंट्स आते थे, लिटरली दे यूज्ड टू क्राई, सिंह साहब हमने बच्चे पर इतना खर्च किया है, हमने उसको मेयो में पढ़ाया, दून में पढ़ाया, हमने उसको बेस्ट एजुकेशन दिया, वहाँ उस कॉलेज में उसका हो रहा है, वहाँ तो बेंच ही नहीं है, क्लासरूम ही नहीं है। इसे मैंने कहा था ना सरस्वती कॉलेज का जो शुरू, ऐसी हालत बहुत जगह थी, अभी भी अब तो खैर बनना शुरू हो गया है। तो रोते थे कि साहब कुछ करो, अपना दाखिला कर लो। अब सोचिए कितनी दूर, अब लिटरली क्राइंग पेरेंट्स। और चूंकि मैं प्यार से बोलता था तो उनको हो जाता था कि ये कर देंगे। अब मेरा पावर भी था, उसमें का रूल था दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन का था कि ये प्रिंसिपल कैन डिनाई एनी एडमिशन विथ एनी अमाउंट ऑफ परसेंटेज विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। एक्ट में अभी भी है, एक्ट बरकरार है। एंड ही कैन डिनाई एनी एडमिशन टू एनीबडी, एनीवन हैविंग एनी। सो ये पावर में था और बहुत से प्रिंसिपल इस पर अमल करते थे। हमने कभी नहीं किया, क्योंकि एक को करेंगे तो सबको करना पड़ेगा और एक को ऐसा बन जाएगा वो। तो मैं तो दो काम करूंगा, एक तो हमसे ये पक्षपात नहीं होगा कि बड़ा बाप का बेटा आ गया, चूंकि बच्चा दून में पढ़ा है तो उसका मैंने कर दिया, और एक गांव का ये झूठ गया बच्चा स्कूल में पढ़ा है, वो अच्छा मार्क्स से या कम मार्क्स से, हमसे नहीं होगा। हमने जीवन में कभी दो भाव किया ही नहीं, मैंने कोई। और बाद में तो ये रूल ही हो गया कि जो भी होगा मेरिट पे होगा, मेरिट पे होगा। बाद में हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि प्रिंसिपल्स का कोई कोटा नहीं होगा, प्रिंसिपल्स का कोई पावर नहीं होगा इन मैटर्स ऑफ एडमिशन, जो होगा वो मेरिट से होगा। तो मुझे बहुत राहत मिली, ताकि वैसे पेरेंट्स से जो आकर रोते थे ना, उनसे मैं कह सकूं कि भैया कि मेरे पास पावर नहीं। देखिए अब तो हाई कोर्ट ने बैन लगा दिया है। ठीक है, बताइए, आपने जैसे सतवती कॉलेज, केएमसी कॉलेज और केएमसी को इतना डेवलप किया कि बाकी के कॉलेज को भी मॉडल करना पड़ा। इतना बड़ा स्किल आपके अंदर है, तो मैं कई बार ऐसे देखता हूँ कि आप क्यों नहीं किसी स्टेट के गवर्नर बन जाते हैं? कौन बनाता है गवर्नर मुझे? बहुत बड़ी बात नहीं। वो देखो, जो चीज स्किल तो स्किल है ना, स्किल तो स्किल है, तो स्किल तो वो तो एडमिनिस्ट्रेशन देखो, सुनो वो तो है, लेकिन मैं अपने आप बोल रहा हूं। नहीं, हाँ, तो हम थोड़े कह रहे हैं कि आप मुझे बना दो, मैं खुद करो भैया, मुझे कौन बनाएगा। ये दिमाग में बात भी नहीं आती है, कभी कभी आती भी है। कभी देखो लगता है कि मेरा ह्यूमन है, और फिर आई आल्सो सर्च माय रोल इन द सोसाइटी, लेकिन उतना तक नहीं सोच पाता हूँ, क्योंकि उसके लिए बहुत आपने तो पूरा सोसाइटी को ही सर्च किया ना। यदि ये देखा जाए तो गवर्नर कोई भी प्रिंसिपल है, चांसलर है, उसका रोल थोड़ा कोई कम है किसी गवर्नर से। ज्यादा सीईओ से बड़ा है, कंपनी के सीईओ से बड़ा है। वो एक दिशा तय कर रहा है, समाज का तय कर रहा है। वो तो गवर्नर तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, हम ही पढ़ाते हैं ना, मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन प्रिंसिपल वाइस चांसलर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं है। उसका रोल है, डेफिनेट रोल है, करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म और सब्जेक्ट टू आउटस्टैंडिंग निकाल दिया जाएगा। निकाल देना चाहिए ऐसे प्रिंसिपलों को, ऐसे वाइस चांसलर्स को। लेकिन वो जो पोस्ट महामहिम का कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वहाँ तो सोच मेरे दिमाग में, जो आदमी गाँव से चल कर हाँ इतना बड़ा ये जो मिल गया, कोई कम है क्या? ना, फिर भी आगे कृपा है। मैं देखिए हमेशा एक बात कहता हूँ, आप में अगर कोई स्किल है और आप उसको यूज नहीं करते हैं तो भगवान भी नाराज होंगे कि इसको स्किल क्यों दिया, और आपके अंदर स्किल है तो क्यों नहीं इसका कहीं ना कहीं यूज होनी चाहिए। आप मुझे फंसा रहे, उलझा रहे हो। फंसा नहीं, सच करो। यदि भगवान नाराज होगा, यदि भगवान है, आप भगवान तो ही है, लेकिन यदि आप और भगवान यदि है, जो आप कह रहे हो कि भगवान नाराज होगा, तो भगवान मुझे बना दे कहीं का। चलिए, आई विश भगवान शिव आपको आशीर्वाद दे के चलो। तो सवाल वो नहीं है, सवाल है कि हर इंसान का रोल असाइंड है। जो तो पैदा लेते हो, आपका रोल असाइंड है। डे वन यू टुक बर्थ, आपका रोल मिल गया, आगे करना है। मैं उसी रोल में अपने को पाता हूँ। आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपने स्टाफ को, अपने कॉलेज के कर्मचारी को
अपने अपने कॉलेज, अपने जिस कॉलेज में है उसको डेवलपमेंट में आउट ऑफ द वे जाके काम किया। कभी ऐसा हुआ कि बाकी के कॉलेज या वीसी से कन्फ्लिक्ट हुआ हो, आपकी उसको सजा मिली हो आपको? जब मैं बना था प्रिंसिपल सतोती का, फिर बना किरोड़ीमल कॉलेज का, तो मुझे मालूम था कि मेरा टकराव प्रशासन से होगा ही होगा। हाँ। चूंकि मैंने देखा था कि आजकल अपने पावर को कोई जल्दी एडजस्ट नहीं, मतलब वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, पता नहीं क्या बन गया। अच्छा, हाँ। वो भाषांतर भूल जाता है, वो प्रिंसिपल भूल जाता है कि तुम कोई खुदा नहीं हो, तुमसे अधिक नहीं है, तुमसे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, टीचर्स तुमसे अधिक पढ़े लिखे हैं, कम स्टाफ में भी बहुत से लोग अधिक पढ़े लिखे हैं, तो कम से कम हम के लेवल पर इतने अहंकारी मत बनो कि किसी को तुम्हारे व्यवहार से चोट पहुंच सके। आज प्रशासन में यही सब होता है ना, वीसी बन गया तो किसी मिलेगा नहीं, जो मर्जी करेगा, प्रिंसिपल नहीं करेगा। तो मुझे मालूम था कि चूंकि मेरा वो संस्कार नहीं था, मेरी वो सोच नहीं थी, इज्जत देना माँ से घर दिखा के समूह इज्जत दिया गया ना, इज्जत दिया गया, तो मुझे मालूम था कि मेरा टकराव होगा। क्योंकि प्रशासन चाहता है कि प्रशासन चले अपने तरीके से, जब अपना तरीके चलाओगे तो टकराव होगा टीचरों के साथ में, स्टाफ के साथ में, बच्चों के साथ में। तो इनके लिए तो प्रिंसिपल ही कॉलेज में है ना, जिससे 1-to-1 भाषा चांसलर बात करेगा। जैसे मसलन हुआ, बहुत मौके थे, लेकिन एक मौका की मैं चर्चा करना चाहूँगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सेमेस्टर सिस्टम लगाया गया, हमारे भाषा प्रिंसिपल सब अच्छे आदमी थे, लेकिन पता नहीं सब दबाव होता है, दबाव यूजीसी का होता है, गवर्नमेंट का होता है, जो भी होता है ना होता भगवान जाने। क्योंकि मैं बीसी कभी रहा नहीं ना, तो दबाव क्या मालूम। मैं प्रिंसिपल था, मुझे मालूम था कि दबाव हम पर पड़ेगा। अब पढ़ना शुरू हुआ और सिस्टम लागू हुआ, फिर 4 ईयर कोर्स भी लागू हुआ। और मुझे बोले, चूँकि केएम कॉलेज यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज था, डायरेक्टली वाइस चांसलर आपका गला जो प्रिंसिपल का वीसी के हाथ में है डायरेक्टली, क्योंकि वो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड कॉलेज है यूनिवर्सिटी की। तो मुझे बुलाया गया, टीचर्स स्ट्राइक पे चले गए, पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी ड्यूटी स्ट्राइक पर, स्ट्राइक लंबा स्ट्राइक खींचा, और मुझे बुलाया गया, टेस्ट केस बुलाया गया कि चूंकि किरोड़ीमल कॉलेज है, भीम सिंह दबंग प्रिंसिपल है, तो इनसे ही कहा जाए कि आप एक्शन रिकमेंड कीजिए उन टीचर्स पर जो कि स्ट्राइक पर थे। अच्छा। मुझे बुलाया गया, वीसी चैम्बर में बुलाया गया, सारी वीसी की टीम एक तरफ, एक होता प्रिंसिपल एक तरफ। कहा गया जी आप एक्शन रिकमेंड कीजिए, टीचर्स स्ट्राइक पर हैं। हमने कहा कि सर आप कर दीजिए, मैं एक्शन रिकमेंड करूं? दोनों आप प्रिंसिपल हैं। हम सर यदि ऐसा करना होगा तो आई प्रेफर टू रिजाइन देन टू रिकमेंड एक्शन अगेंस्ट द टीचर्स फॉर द रीजन फॉर विच दे आर नॉट कंसल्टेड, दे आर द स्टेक होल्डर्स। आपने उनसे कभी बहुत मौका पूरा दिया? जो आपने लागू किया सब स्कीम्स को, तो आपने टीचर से डिबेट किया? 80 कॉलेजेस हैं, 80 प्रिंसिपल्स हैं, और हमें सीधे अपने मुगलिया फरमान जारी कर दिया कि जी भाषा ने, तो हमको क्यों बीच में डाल रहे हो कि एक्शन मैं रिकमेंड करूं? नो कहा गया, भाषा ने खुद कहा कि आप प्रिंसिपल हैं, मेडिकल कॉलेज है और आप कर सकते हैं, आप रिकमेंड। हम कि एकदम नहीं करूंगा, बाकी प्रिंसिपल्स कर दें, मैं तो एकदम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं डेमोक्रेट रहा हूं, मैं ड्यूटी का ट्रिब्यूनल का मैं इज्जत करता हूं, यूनिवर्सिटी चलती है नॉट वीसी साहब आपके दम पर, यूनिवर्सिटी चलती है टीचर्स के दम पर। मैंने टू स्टैंड, ये मेरा स्टैंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर किसी को मालूम है, सबको मालूम है। और लड़ाई हुई और 3-4 मीटिंग हुई, मैं सब में गया, सब में डिफाई किया कि नो आई विल नॉट गो बाय योर डिसीजन, आई विल नेवर रिकमेंड एक्शन अगेंस्ट टीचर्स। और मुझे फिर सस्पेंड, अब बाद में सस्पेंड हुआ, किया गया, फिर डिसमिस किया, सब उसमें सबका जेनेसिस वही था। जो करता है उसी को लोग सजा दे देते हैं, यही तो दिक्कत है ना। हमने इतना ही कहा था कि सर अभी एक्शन मत रिकमेंड कीजिए, दोबारा सबकी मीटिंग बुलाइए, हम सब पहल करेंगे और विल सी, लेट द रीजन एंड लॉजिक प्रिवेल, देन यू मस्ट हैव सेमेस्टर सिस्टम, यू मस्ट हैव फुल डिग्री कोर्स। लेकिन थोपो मत ना, बिकॉज यू आर वाइस चांसलर, अब बिकॉज भीम सिंह केएम के प्रिंसिपल है, मेरा गला दबा दोगे तो ये गला बड़ा मजबूत है, दब नहीं सकता है। आई रिफ्यूज टू रिकमेंड एक्शन। मैं वो डाउन नहीं हुआ। एक क्वेश्चन बड़ा दिल से मैं पूछता हूँ, जब आप बिहार से यहाँ आए,
तो बहुत सारे जो बिहार के लोग आते हैं तो उनको लगता है कि मेरी को अंग्रेजी नहीं आती तो मेरा अंग्रेजी ग्रोथ नहीं होता, और कई बार जब हिंदी भी बोलते हैं तो मुझे लगता है भोजपुरी बोलते हैं। आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ, और कैसे इसको चैलेंज किया आपने? यदि आपने बात दिल से पूछा है तो दिल से जवाब दीजिए। मैं जवाब दिल से ही दूंगा, करेक्ट। क्योंकि मैं जो कुछ बोलता हूँ राइट, तो मेरा दिमाग बंद हो जाता है, दिल ही काम करता है, चलता है, दिल ही चलता है। और आज तक की मेरी जीवन यात्रा है दिल से ही चली है। कभी नुकसान हुआ है, कभी फायदा हुआ है, वो बदर्स तो चला। तो जो आपने कहा ना, एक चीज बता दूं, सबको मालूम है, जापानीज अंग्रेजी जानते हैं? नहीं जानते। बोलते हैं? नहीं जानते। चाइनीज अंग्रेजी जानते हैं? नहीं जानते। बोलते हैं? हम पर अंग्रेजी कॉलोनियल लीगेसी के रूप में तो इतना हावी रहा हमारे ब्लड में, सोच में। तो 2000 के पहले भारत का जो दशा दृष्टि थी वो चलती थी समाजवाद और मार्क्सवाद से, खूब चली है। हम सब उसी के, मैंने कहा था ना कि हम तो पढ़े आज़ाद भारत में, पढ़ना शुरू किया तो न टाट था न कुछ था, अंग्रेजी आती नहीं थी, अंग्रेजी टीचर था नहीं। तो जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी आपको आना चाहिए। यदि भारत को, यदि विकसित भारत को हम चाहते हैं, भारत को पूर्ण विकसित देखना, तो नज़रिया बदलनी पड़ेगी अंग्रेजी वाली। अंग्रेजी जरूरी है, साउथ नॉर्थ सब जरूरी, हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन मातृभाषा हिंदी हो, चाहे किसी का तमिल हो, किसी का तेलुगु हो, उसका स्थान पहले होगा, अंग्रेजी का स्थान बहुत बाद में होगा। लेकिन मैन सर का ये कहना है कि अंग्रेजी कंपलसरी नहीं है, आप अपनी भाषा में सब कुछ करके बहुत आगे चलते हो और आपकी जिंदगी में कभी ये रुकावट नहीं होगा। नॉलेज, विजडम होना जरूरी है, ना कि भाषा। वो तो एक संवाहक है, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। राइट सर, एक बात बताइए, जब आप KMC के प्रिंसिपल बने तो जो कल्चरल डिफरेंसेस थे, चाहे किसी भी कारण से हुआ हो, और चूंकि आप एक सनातन में सबको समान लेकर के चलने वाले हैं, तो सबको समान लेके चला, सबको इक्वल ट्रीट किया जाए, तो आपने कल्चरलाइजेशन को कैसे नया कल्चर को लेके आए? आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा हमसे। जब मैं ज्वाइन किया ये प्रिंसिपल, तो कॉलेज का फाउंडर्स डे था, और उस दिन हम लंच प्रोवाइड करते हैं सारे सबको, टीचर्स, फैकल्टी, स्टूडेंट्स को, पूरा इन बिग वे। I started it. Right. So for that, I invited everybody, all sections of the college. Okay. But teachers, they boycotted. Boycott कर दिया। I asked them why. I was told that teachers, I will not name the teachers, but the very culture of teachers in the KM college, they said that they never ate together with the कर्मचारीज। अच्छा, कर्मचारी साथ खाना? Yes, it's the staff. No, they said that till now we have been having different, I mean, altogether separate lunch, not sitting with any कर्मचारी। So I thought कि this is very bad. I didn't believe it because a leftist college run by, and then the college talks of so many democratic values, moral values, and whatnot. And they say कि they cannot eat with the staff. हम कि what the hell? Let them not come. I didn't ask them to come to the dinner, to the lunch. And then the lunch went on, and then after that many teachers started coming there and they joined. So from that very day, a new culture of assimilation with different sections of the college society just started. With the teachers, with the staff, with the students, सब साथ बैठते थे, साथ खाना खाते थे अंडर माई। और ये कल्चर मैंने वहाँ पर, और ये कल्चर आज भी चलता है। सरप्राइजिंग दुख की बात थी कि ये वे लोग कह रहे थे जो अपने को समाजवादी, सोशलिस्ट क्या क्या नहीं कहते थे ना सर। अच्छा, वो साथ में खाना नहीं खाएंगे। वही तो और कहने के लिए समाजवादी हैं। समाजवादी थे, मार्क्सिस्ट थे। मुझे लेक्चर पढ़ाया गया था समाजवाद का और प्रजा डेमोक्रेसी का। देखिए, और भी बात है कि वहाँ पे जब आप प्रिंसिपल बने तो अलुमनाई मीट करके अमिताभ बच्चन जैसे लोगों को आपने अवार्ड दिया, ये क्या था? देखिए, क्योंकि मुझे दिखाना था ना, क्योंकि मैं बन गया था प्रिंसिपल, एंड दैट टू सच ए बिग कॉलेज,
which had its own history, Kirorimal College. तो हमको था कि let me justify my appointment as principal by doing something concrete, and that is I decided to organize every year KM College alumni. Actually, I have to the principal only. I have to take the decision, ना. प्रिंसिपल बिल होगा तभी ट्रांसफर, तभी तो होगा ना. So every year I started KM College alumni meet, and first meet took place in 2000 perhaps 2002, I don't know, in which I invited Amitabh Bachchan. और किसको? He came. अच्छा, हाँ, आदरणीय अभी जो हमारी माननीय जो सभा जो MP पार्लियामेंट है मथुरा से हेमा मालिनी जी, इनका डांस हुआ वहाँ पर 1 घंटा परफॉर्मेंस हुई. भारतीय नाट्य तो मतलब तो वो हुआ. आपने अमिताभ बच्चन को कोई अवार्ड भी दिया कुछ? यस, KM कॉलेज अलुमनाई अवार्ड दिया, बहुत बड़ा बनाया गया सबको, साल वगैरह दिया करके. क्योंकि मैं भी तो KM कॉलेज का पढ़ा था ना, मैं भी अलुमनाई था ना. तो आई थॉट कि इफ आई वेलकम हिम एज अलुमनाई, देन समबडी टुमारो दे विल आल्सो वेलकम मी. आई एम वेरी सेल्फिश मैन. आई एम वेरी सेल्फिश ना. Very selfish. आपने ग्रेजुएट डिनर की शुरुआत करी KMC में, ये क्या है? Again, it was sort of assimilation. How to assimilate with the different. ग्रेजुएट डिनर में कौन आते थे? बच्चे या? No, बच्चे all passing out. All passing out. Students. Alumni meet. And no, graduate dinner separate. It was an event organized every year. इसमें पार्टिसिपेंट कौन होते थे? सारे all college students. पास आउट. Especially passing out. Third year students. थर्ड ईयर. अच्छा, ग्रेजुएट सेरेमनी लाइक यूएसए. अरे वाह, जैसे यूएस में हर कोर्स के बाद ग्रेजुएट सेरेमनी होता है. मैंने वही देखा था जब मेरा बेटा वहाँ पढ़ता था वहाँ पर मेरीलैंड में, तो मैंने देखा था ये ग्रेजुएट डिनर करता था. वो शुरू हुआ, आज तक चलता है, परंपरा आज तक चल रही है वो. देन फाउंडर्स डे, एवरी ईयर फाउंडर्स डे इज एन इवेंट इन द कॉलेज लाइफ. और वहाँ पर I used to throw lunch पूरे कॉलेज के लिए, कॉलेज ग्राउंड में वहाँ पर पूरा स्पोर्ट्स डे. उस दिन टीचर्स one side and staff and the students one side. We used to organize cricket match. I used to bat and ball. I had been a sportsman. तो स्पोर्ट्स मीट के लिए एनसीसी वगैरह पे भी बहुत सारा आपने प्रमोशन करी थी. खुद किया स्पोर्ट्स में, तो बहुत मैंने प्रमोशन किया. स्पोर्ट्स में किया, प्लेयर्स में किया, डिबेटिंग में किया, ड्रामा में. मतलब आई वाज देयर फॉर 12 years प्रिंसिपल. सच ए लॉन्ग टाइम. देन आई वाज डिसमिस्ड विदाउट एनी रीजन. देन आई केम बैक. नो लेट मी. सो व्हाट आई से कि डूइंग 12 years in my service as principal, I changed the nature and culture of debating society, player society, sports society. I formed a dance society for the first time. In KM College, for the first time, a new society was formed, that is dance society. Now it's very active. They are very active a lot. So I changed sports, so and then वहाँ कॉलेज में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में वो उस समय में अपने ATM वगैरह सब लगवाया. Not ATM. I laid a foundation stone of college bank building in the college, and I start to it that within 2 years it takes a shape, and the building was prepared. Now we are in the same new building. As got considered by me, PNB. अब मुझे समझ में आ रहा है. Then ATM also. Everything. अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपको हर चीज लार्जर देन द लाइफ करने की आदत थी. Here, I must not forget it. For the first time, I closed the college gate, college entry for the outsiders. The whole college became a campus, well-lit, closed campus, and then. For this, I was threatened by so many people, outside people, that you don't close the gate, we will send you to Bihar. Okay, I'm prepared to be sent back to Bihar, but I must, as a principal, I've seen the problems, how my students got sent by their face. I will make the campus very safe one by आपकी नजर में बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे ऊपर थी. इवन स्टाफ की. आज जो कॉलेज जो है, it's not a thoroughfare. Earlier it used to be a thoroughfare. Anybody, not human, cattle से भी गाय भाषे उससे बात जाते थे. एक बात बताइए, क्योंकि आपको लार्जर देन द लाइफ करने की आदत पड़ गई थी, तो शायद यही कारण होगा कि आपने अपने 75th बर्थडे
दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंडोर ऑडिटोरियम में लगाया, ये मनाया, ये क्या दिमाग में चल रहा था कि इतने लोगों को, दुनिया के सारे कवियों को बुलाना है? आप कवि का नाम लीजिएगा, मैं तो भूल ही जाता हूँ कितने कितने कवि को आपने बुलाया। जितने कवि थे इंडिया में टॉप के ना, राइट फ्रॉम हरिओम पंवार से और सिंह से लेकर के और सूर्य शर्मा से लेकर, कौन नहीं, हु नॉट, कौन नहीं आया? ये क्या दिमाग में आया कि दिमाग में आया, कहते करोड़ों रुपए आपने खर्चा किया। On that particular event, my birthday, 75th birthday, I spent, I remember, 85 lakhs rupees. But why should I spend all this? Because I lived a life for 12 years in Banmas. Literally Banmas. A man without any reason and rhythm, he is dismissed. He was dismissed. And then उस पर FIR भी हो गया पुलिस में बिना किसी, तो I didn't have any option but to close myself in closed room for 12 years. Thanks to this new vice chancellor, because there was no charge against me. Ashok Ganguly, Supreme Court retired judge, was the inquiry officer in my case. Then forensic audit, technical audit, everything was all in my favor. So much so, forensic and technical inquiries instituted by the governing body. It says that is all the responsibility of the governing body and the teachers who are responsible for the lapses done in the, for which I was dismissed. Anyway, so I came back after 12 years. So you celebrated it? Because society must know that Bhim who was dismissed in charge of corruption, was not corrupt one. So I thought, let us organize a birthday. I told my students, old boys. But ये प्रोग्राम तो किसी खुशहाली फाउंडेशन Yes, खुशहाली फाउंडेशन was the NGO. वो आपके बच्चे रहे? मेरे कॉलेज के बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे, सोनू सिंह, प्रभांशु, सौरभ जी, सब सारे बच्चों ने, actually they wanted to organize it in अमिताभ banquet hall. I told no beta, after my coming back you are going to organize it my birthday. So no, it should be either done in the, don't organize it. If you organize it, then do it in the university stadium, which they did it, and I made all the payments. And this payment, which I was paid by the university when I came back, by these. जो आपके पैसे बनते थे वो मिले? 2 करोड़ मिले, 2 करोड़ अप्रोक्स 2 करोड़ मिले, इसमें लगाया। मैं कहाँ कहता लोगों से कि मैं इसलिए हम कहते लेट सोसाइटी दुनिया देखे। सो इट वाज ए मैसिव होर्डिंग वगैरह पूरी यूनिवर्सिटी में लगा हुआ था। ये सब किया मैंने अपने स्वाभिमान के लिए। जैसा मैंने पैसा नहीं देखा, अहंकार नहीं था, स्वाभिमान था, और मुझे जाना था समाज के बीच में। द मेन पॉइंट वाज दैट आई हैव टू गो बैक टू द सोसाइटी। सो मैं कौन सा मुंह लेकर जाऊं? सो आई वेंट इन द सोसाइटी एंड नाउ आई एम हियर। फिर ऑल चार्जेस थैंक्स टू माय वाइस चांसलर। फॉर मी ही इज लाइक ए गॉड। वन मस्ट be must feel obliged and gratified. Gratitude must be paid in terms of just remembering his or her contribution in one's life. This is gratitude. देखिए जो आपकी पर्सनालिटी की छवि है कि ग्रैटिट्यूड पे जरूर करना है, और ये जो आपने सेलिब्रेट किया कि जो पैसे मिले वो क्यों नहीं अपने आप को एक बार लोगों को बता भी दे, इंफॉर्मेशन दे दे कि मैं सही था, और ये पैसा का सोर्स वहीं से आया। और 12 साल बाद, आफ्टर 12 years of exile, बनवास के exile के बाद, राइट। अब कुछ फायर मतलब रैपिड फायर क्वेश्चन पूछता हूँ, यस और नो में। असली ताकत पद में या सच में? एक वर्ड आंसर। माँ बाप का आशीर्वाद। माँ बाप के आशीर्वाद। वह किताब जिसने आपकी सोच बदल दी? वो किताब जो कभी लिखी नहीं, जो मेरे बाप ने पढ़ाया था, सुनाया था। सुपर। अगर प्रिंसिपल ना होते तो आज क्या होते? शायद पॉलिटिशियन। वो तो पॉलिटिशियन तो मेरे खून में नहीं, मेरे जन्म ही नहीं है, वो तो कोई बनना था। मुझे चाणक्य बनना था, और रोल मैंने लिया था, रोल बखूबी किया, सब कुछ किया, पैसा लुटाया, देने लगे, सब लगे। लेकिन नहीं, यदि प्रिंसिपल नहीं होता तो शायद जंगलों में चला गया होता, पुजारी बन जाते। कुछ हो। क्योंकि मैं पहाड़ों में जिंदगी पहाड़ों में गुजरी है।
कॉलेज में आपकी पहली कमाई कितने रुपए की थी? वो कमाई थी 700 रुपए की। वाह, सुपर। किताब उसमें लेक्चरर्स को इतना ही मिलता था। किताब या इंसान, किससे ज्यादा सीखा आपने? इंसान। ऑब्वियस है, इंसान। और फिर क्या रिपीट एक चीज जो हर स्टूडेंट को 25 साल से पहले करनी चाहिए, बिफोर 25 ईयर फेज ही मस्ट डू दैट। उसको फोकस हो जाना चाहिए। फोकस। ही और सी मस्ट बी फोकस्ड। और फोकस कैसे होगा? माँ बाप के चेहरे को सामने रख करके फोकस होगा कि पिताजी माताजी हमसे चाहते क्या थे। जब पैदा किया होगा, जब नामकरण किया होगा, जब नाम रखा होगा, तो कुछ सोचा होगा ना। मेरा नाम भीम रखा गया तो कुछ सोचा होगा ना। मैं पूछता हूँ माँ से, भीम क्यों था? तो तू बहुत मोटा था, आंखें नजर आती थी, यूँ था, तो दादी ने भीम नाम रख दिया। तो कुछ तो भीम का गुण हमें होगा ना। मुझे नहीं मालूम क्या गुण था। कभी आपने अपनी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में क्लास बंक की? स्कूल लाइफ में तो सवाल नहीं था, बहुत पिटाई होती थी। तो इसलिए आप कॉलेज में बंक किया चूंकि इनका क्लास पढ़ने का सुनने का मन नहीं करता था। लेकिन हमने सुना है कि आप जब प्रिंसिपल थे और कॉलेज में बच्चे बंक करते थे, वो जो बाउंड्री को फांद करके कमला नगर है ना, कमला नगर में जाते थे, तो आप पीछे दौड़ा के पकड़ के पीटते थे? नहीं, वो हमारे बच्चे नहीं होते थे। अच्छा। वे बच्चे होते थे जो कॉलेज के नहीं होते थे। अब कॉलेज में आकर के हमारे बच्चों को तंग करते थे। अच्छा। दादागिरी करते थे, इसलिए उनको मारता नहीं था, दौड़ाता था बाउंड्री के बाहर। वो भी कूदते थे, मैं भी कूदता था। अच्छा। एक बार तुम्हें याद है, मैं तो कूदते मैं चला गया मुर्श नगर के चौराहे पर, वो भगाते मैं चूंकि एथलीट रहा था। सही बात है। क्या आप मानते हैं कि मार्क्स से ज्यादा स्किल मायने रखती है? मार्क्स से, नंबर से ज्यादा स्किल मायने रखती है? देखो, मार्क्स तो जीवन में इसका रोल कभी होता ही नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, होता ही नहीं है। ऐसे ऐसे बच्चों को हमने गाइड किया है, समझाया है, घर के बच्चों को भी, जो पढ़ने में एकदम अच्छा नहीं थे, आज जो बहुत बड़े पदों पर है। आईएएस भी तो छोटा पड़ जाता है, ऐसे बड़े पदों पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्किंग आम जनता से या ब्यूरोक्रेट से, किसे करनी चाहिए? देखो, दोनों का अपना अपना रोल है समाज में। एक ही आंसर है, लेकिन आम जनता तो आम जनता ही ना। नहीं बेटा, इस पे एक ही आंसर आपको एक ही क्या कहा? बोलो क्या सवाल था? ब्यूरोक्रेट से नेटवर्किंग या आम जनता से? आम जनता से। आम जनता से। ओके। ब्यूरोक्रेट ज्यादा हेल्पफुल या स्किल के कारण ग्रोथ होना? स्किल के कारण ग्रोथ होना। स्किल के कारण। सर एक बात बताइए, उस आपके जो बर्थडे में जो स्लोगन था बाबा इज बैक, ये बाबा इज बैक क्या होता है? 12 साल के मेरे बनवास को बच्चों ने समझा ये बनवास था, बाबा हो गया, हमारा प्रिंसिपल बाबा होगा। सुनाओ, पूरा नारेबाजी हुआ, बाबा इज बैक। हाँ, हमने कहा यार ये बाबा क्या है? तो बच्चों ने कहा सर आप हो, बाबा इज बैक। अच्छा। So the Baba is back and you must watch this podcast. The Baba is back repeat. ये मेरे लिए भी एक अच्छी न्यूज़ थी पहली बार, और Baba is back रहेगा।